Okay, good morning student. On behalf of Nagpur Institute of Technology, I welcome you all. 8 तारीख को हमने जर्नी शुरू की थी। आज की 20 तारीख है। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है। आज मैं आपके सामने काफी बेहतरीन ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। JEE MST पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं इसको देखता हूं तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 3 से 4 क्वेश्चंस हमें दे जाता है। इसमें काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। सिस्टमैटिकली इसको हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। हमें हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है और ये सारे बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज लेके आया हूं वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो सकता है अगर हमने किया तो। अब लाइट बोला तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइट पे काफी सारी स्टडी की, लेकिन सबसे पहले न्यूटन ने इसके ऊपर में हमारे सामने थ्योरी रखा था और न्यूटन की जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। लेकिन जब न्यूटन ने ये थ्योरी रखा था तो मोस्ट ऑफ द लोग न्यूटन के थ्योरी को ही फॉलो करते थे और उस थ्योरी को नाम दिया गया था न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी। इसमें न्यूटन ने काफी सारी चीजें बताई। देखो क्या होता है, न्यूटन ने जो चीजें बताई थी उस वक्त लाइट के बारे में, तो उसमें एक्चुअली न्यूटन को जो दिखा उस पे ही न्यूटन ने अपना एक हाइपोथेसिस बनाया। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हमने बात करना, जैसे कि कोरोना खत्म हो जाएगा, इट्स अ हाइपोथेसिस। होगा कब हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, बराबर है कि नहीं। उसी तरीके से न्यूटन ने भी हमें एक थ्योरी दी थी। सबसे पहले कोई लाइट पे कोई थ्योरी नहीं दे रहा था, न्यूटन ने हमें वो थ्योरी दी और न्यूटन ने पहली बार बताया कि जो लाइट होता है ना उसके अंदर में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल को नाम दिया था न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स। आज भी प्रूव्ड है कि लाइट में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उसको हम कॉर्पस्कल्स नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, फोटॉन। मॉडर्न फिजिक्स का फोटॉन हैविंग एनर्जी h nu, here h is the Planck's constant, बहुत हाई फाई थ्योरी है, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ये न्यूटन ने उस वक्त ही बता दिया था कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं। इमेजिन करो 16th सेंचुरी में न्यूटन ने पहली बार हमें बताया कि टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। आज भी हम बोलते हैं टाइनी पार्टिकल्स है, लेकिन फिजिक्स क्या मांगता है, फिजिक्स प्रूफ मांगता है और प्रूफ न्यूटन नहीं दे पाया और उस न्यूटन ने उस पार्टिकल्स को नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। ओके, न्यूटन ने बताया था कि लाइट ट्रैवल करते विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। कॉर्पस्कल जो ट्रैवल करते हैं ना वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते इन ऑल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन, ये बताया था। देन उसके बाद क्या बताया था, हमारे आंखों के अंदर में स्ट्राइक होता है लाइट, तब जाके हमें सेंसेशन होता है लाइट का, ये बताया था। एक चीज उसने बताई थी जो गलत थी, उसने बताया था कि हमें जो डिफरेंट कलर दिखते हैं, हमें मालूम है डिफरेंट कलर क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ द ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। लेकिन उसने बताया था कि कॉर्पस्कल के डिफरेंट साइज के वजह से डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। यहां पे वो गलत हो गया था। लेकिन उसने ये बताया था, क्या एक्सप्लेन किया था, प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पहली बार लाइट के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करता है, ये फिनोमिनाज है लाइट के। हम धीरे धीरे जाएंगे, उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब न्यूटन एक चीज पे फेल भी हो गया, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पता हो तो एक्सप्लेन करे, उसको क्या पता कि इंटरफेरेंस भी एक फिनोमिना हो सकता है, डायफ्रैक्शन भी एक फिनोमिना हो सकता है, पोलराइजेशन भी एक फिनोमिना हो सकता है। हमें तो आज तक नहीं पता चला इंटरफेरेंस बोला तो क्या होता है, डायफ्रैक्शन बोला तो क्या होता है, पोलराइजेशन बोला तो क्या होता है, हमें नहीं मालूम। और मालूम भी है तो हम थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज है, उसके भरोसे पे हम बहुत बात कर लेते हैं। इतनी सारी चीजें पहली बार न्यूटन ने बताई थी, जिसमें से 1% सही था, 99% गलत था। फिर उसके बाद हाइजिन आया, हाइजिन वेव थ्योरी। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है आप सभी ने ये पढ़ चुके हो, इसलिए मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स लेके आया हूं, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाइजन एक पॉइंट पे गलत हुआ था। हाइजन ने बोला था जब लाइट ट्रैवल करते हैं ना, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। पहली बार बताया लाइट जब ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब जब लो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है तो उसको ट्रैवल कराने के लिए एक लिमिनिफेरस ईथर नाम का मीडियम लगता है, जो कि गलत था। हाइजन ने बताया था कि लाइट लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ट्रैवल करता है, जो कि फ्रेशनल नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन कि लाइट ये ट्रांसवर्स इन नेचर है। और हमारे सिलेबस में है भी, और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, प्रूव दैट लाइट हैविंग अ ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, देन लेकिन इस थ्योरी ने सक्सेसफुली इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ये चीजें एक्सप्लेन की थी, सक्सेसफुली एक्सप्लेन की थी, लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वांटम इफेक्ट प्रूव नहीं कर पाया। क्या स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन आया था जब सर ने आपको बताया था ये चीज, जब आपको आपके सर ने आपको बताई होंगी तो आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आया, चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्लैंक्स ने दिया था, हमने पढ़ भी लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक लेक्चर भी हो गया आपके साथ। ये क्वांटम कौन है, ये क्वांटम क्या बताना चाहता था, क्या आपने कभी सुना क्वांटम? क्वांटम एक मॉडर्न फिजिक्स का साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। क्वांटम में वेवलेंथ शिफ्टिंग का जो होता है, वेवलेंथ शिफ्ट, उसके बारे में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m0 c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या था फॉर्मूला? लैम्डा f माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है क्वांटम इफेक्ट का। इससे काफी सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स में क्या होती है, प्रूव होती है। आप ये बोल रहे होंगे सर हमें पढ़ क्यों रहे, लाइट क्यों पढ़ रहे हैं सर, थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है सर, ये तो हमें सब चीजें पता है, हमें थ्योरी भी पता है, हमने पढ़ चुके हैं। आप ही ने बोला था एमएसटी सीटी में, माय डियर स्टूडेंट, एमएसटी सीटी में या फिर जेडब्ल्यू में थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आता है। तो सर ये लाइट का क्या एप्लीकेशन है? माय डियर स्टूडेंट, ऐसी बात कर रहे हो आप, लाइट का एप्लीकेशन नहीं है। मोबाइल का कैमरा लाइट का ही एप्लीकेशन है, कैमरा में आप कैप्चर करते हो फोटो। ओके, ये क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दर्शाना चाहते हैं? आज अगर ये नहीं होते, आज अगर प्लैंक्स नहीं होता, आज अगर प्लैंक्स ने हमें थ्योरी नहीं दी होती, मॉडर्न फिजिक्स के फादर को माना, किसको कहते हैं? प्लैंक्स को कहते हैं। प्लैंक्स, प्लैंक्स आप एक सर्च कीजिए, आपके मोबाइल पे सर्च करेगा, जैसे मेरा लेक्चर एंड होता है आप सर्च कीजिएगा कि प्लैंक्स क्या था, प्लैंक्स ने क्या बताया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं, उसी पे वो रिसर्च कर रहा था और उस पे उसने एक नया थ्योरी दिया। इतना नया थ्योरी था, इतना जबरदस्त थ्योरी था कि उसने पूरे फिजिक्स को ही बदल डाला और फिर फिजिक्स को डिवाइड कर डाला दो, इसमें क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स।
ओके, मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ते हैं हायर स्टडीज में। ओके, उसमें उसमें का कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में था जिसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, आप पढ़ चुके हैं ये चीज, सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, डेविएशन चार्मर एक्सपेरिमेंट। क्या बताना चाह रहे हैं ये सब पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर मटेरियल के कैरेक्टराइजेशंस को स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट हम कौन से टेक्नोलॉजी में हम यूज कर सके। ओके, तो ये था पूरा ब्रीफ, उतना कुछ खास नहीं, लेकिन आगे में हम बढ़ते हैं तो ये चीज आपके बहुत काम की है, मैं लेके आया हूं आपके सामने, ये चीज बहुत काम की है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूज कि सर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी तो ठीक है, हमें नहीं समझा सर कि ये जो इक्वेशन है ना, एक मिनट रुको, मैं पॉइंटर लेके आता हूं। ओके, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आप दिखा रहे हैं ना सर, ये जो इक्वेशन है ये कैसे आया है ना, ये कैसे आया सर? आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने ऑलरेडी, ये जो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना, उसको सॉल्व किए थे हमने, उससे हमें पता मिला था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi अंडर रूट के अंदर में, दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन टू वेव्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, one of the wave having amplitude a1 and another wave having amplitude a2, उस वक्त एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिलता है और वो एम्पलीट्यूड होता है ये। ओके, और हमें पता है उस एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी के साथ अगर रिलेशन लगाते तो क्या होगा, लेकिन उसके पहले हमें ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब लाइट ट्रेवल करता है तो आप सभी को पता है, क्या पता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब मैं क्वेश्चन आपके साथ, आपको बस जस्ट, आपको क्या करूंगा मैं, जस्ट आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करूंगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मजबूर करता हूं। ओके, थोड़ा इंटरैक्टिव नेचर का हम लेके जाते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा मजा आएंगे। ओके, आप थोड़ा देखो कैसा होता है कि मैं आपको दिख रहा हूं, आप मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इंटरैक्टिव वे में लेके जाते हैं। मैं इमेजिन करता हूं आप मेरे सामने। अब मैंने क्वेश्चन दिया कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उस मीडियम को हम बोलते हैं मैकेनिकल मीडियम। ओके, जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो वैक्यूम में कहीं पे भी ट्रैवल करता है, उसी का एक सेंस है कि हमें पता चला लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसी का सेंस हम लेके चलते तो मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेता है, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर से लाइट ट्रैवल करता है। ओके, लाइट के बहुत ही काफी सारे एप्लीकेशंस है, जिसको हम थोड़ा सा ऐसे बोते हैं, माला जैसे बोते हैं, उस तरीके से हम करते देखते हैं, तो लाइट के बहुत सारे यूज एप्लीकेशंस है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मुझे आप ये बताइए कि व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमने कभी सोचा ही नहीं है ना कि लाइट हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बोलते हैं हम, लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव एक में को परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक में को परपेंडिकुलर है। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रोपगेशन ऑफ वेव को ये दोनों परपेंडिकुलर, यानी तीनों एक में को क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, लाइक दैट। 3 डायमेंशन सिस्टम में हम देखेंगे तो एक ऊपर गया एक इधर गया, ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर है और एक परपेंडिकुलर। ओके, लाइक दैट। ओके, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है, मैं बता तीनों कैसे परपेंडिकुलर रहेंगे, लाइक दैट। ओके, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, तो मैं थोड़ा सा ऐसे भी दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके, ये किधर गया, ये इसको परपेंडिकुलर है, इसको ये तीनों एक में को परपेंडिकुलर है। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर की बात करते तब हमें एक पता चलता है कि बाबा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होता है। चलो मैं आपको एक थोड़ा सा, मेरा जो कंसेप्ट है, मैं जितना समझता हूं उतना मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं।
आपने गाड़ी चलाई है, गाड़ी, ओके, आप गाड़ी चलाते हो, ओके, क्या दिखता है? अब मैंने बोला गाड़ी चल रही है, कौन चला रहा है? तो आप बोलते हो ड्राइवर चला रहा है, ओके। गाड़ी चल रही है, आप बोलते हो ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर नहीं चलाता गाड़ी, गाड़ी चलाता है इंजन। इंजन ही नहीं ऑन होगा तो ड्राइवर बैठ के करेगा क्या? वो तो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, गाड़ी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। किस? बस कमांड दे रहा है, गाड़ी को क्या दे रहा है? कमांड दे रहा है। समझ लो, प्रॉब्लम को समझो। मैं धीरे से आपको फिर ऐसे स्विच कर दूंगा उधर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, ओके। गाड़ी चल रही है, गाड़ी को इंजन चला रहा है, ओके, लेकिन ड्राइवर कमांड दे रहा है, किधर जाना है, क्या जाना है, किस स्पीड में जाना है, कहां पे ब्रेक मारना है, वो पूरी कमांड देने का काम उस व्हीकल को वो ड्राइवर करता है। आप भी बाइक चलाते हो, आप कमांड दे रहे हो बाइक को, बाइक चल दी इंजन पे, ओके। उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, लाइट को चलाने का काम मैग्नेटिक फील्ड करती है, इंजन जैसा काम करती है मैग्नेटिक फील्ड। देखो समझो, लाइट को चलाने का काम मैग्नेटिक फील्ड करती है, लेकिन डायरेक्शन या उसको कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। उसको डायरेक्शन या कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? इसीलिए जब हम पोलराइजेशन ये कंसेप्ट लेते हैं ना, पोलराइजेशन, आपने एकदम से मैं पोलराइजेशन पे स्विच कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं पोलराइजेशन पे? जब हम पोलराइजेशन ये कंसेप्ट लेते हैं ना, उस वक्त आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोलते हो, आप उसको नहीं बोल, मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करते हो, ओके। मैग्नेटिक फील्ड यही का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों बोलते हो? क्योंकि उसको चलाने का काम, कंट्रोल कराने का काम कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और फिर उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड के कुछ पोर्शन के जो कंपोनेंट है उसको हम क्या करते हैं? रोकते हैं, बाकियों को जाने देते हैं, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी वेव्स में एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट होती है। एम्पलीट्यूड क्या है? ये मेन पोजीशन है, वेव लाइक दैट चल रही है, देखो वेव लाइक दैट चल रही है और ये लाइन होती है, यहां से जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज द एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एंड इंटेंसिटी यहां पे दिया हुआ है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये कभी नहीं भूलना, आप कोई भी फील्ड में जाओ, ये कभी नहीं भूलना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसका बहुत काम है। आप अगर आगे जाके कोई भी फील्ड में अगर एग्जाम देते हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें ये सारी चीजें आती है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इट मीन्स दैट I directly proportional to a square, I is directly proportional to a square। तो देखो I is equals to I1, A1 स्क्वायर के लिए जगह I1 आया, देखो थोड़ा सा लिंक लगाओ, A1 स्क्वायर के जगह I1 आया, A2 स्क्वायर, देखो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी क्या होगा? I2 प्लस 2 जैसा का वैसा देखो 2 आया, बराबर है। यहां पे स्क्वायर नहीं है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे A1 ही है। अगर ये स्क्वायर इधर चले गया तो इंटेंसिटी अंडर रूट में चले जाएंगी, तो 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू अंडर रूट ऑफ I2। समझ में आया? अंडर रूट में क्यों आया I1 I2? देखो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़ा सा ये कितना बड़ा दिख रहा है ये डेरिवेशन, ओ माय गॉड, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, है ना? आपको ये ध्यान में रहता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 इंटू A2 कॉस फाई, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह करते हो, ओके, फिर वो एक इक्वेशन मिलता है, उसको सॉल्व करते हो, उस काइंड ऑफ आप जाते हो और एम्पलीट्यूड मिलता है। तो A1 स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है यानी इंटेंसिटी 1, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है यानी इंटेंसिटी 2 प्लस 2 एज इट इज। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इंटेंसिटी अंडर रूट में चले जाएंगी और कॉस फाई एज इट इज। गॉट इट? दिस। अब अगर दोनों आइडेंटिकल है, ये I1 I2 क्या हो जाएगा? 2, ओके, 2 I1 I2 आइडेंटिकल है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूं कि 4I0 cos स्क्वायर
5/2 कहां से आया, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे देखो आइडेंटिकल है, तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0, ऐसा मैं बोलता हूं। तो I इक्वल्स टू I0 प्लस I0, 2I0 प्लस 2 I0 इंटू I0, I0 स्क्वायर, 2I0 अंडर रूट ऑफ I0 स्क्वायर का मतलब 2I0, 2I0 प्लस 2I0 cos phi, 2I0 प्लस 2I0 cos phi। तो उसमें से मैं क्या करूंगा, उसमें से मैं क्या करूंगा, 2I0 प्लस 2I0 है, उसमें से मैं एक को कॉमन निकाल लूंगा, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस cos phi, जो होगा 2I0 निकल जाएगा बाहर, 2I0 बाहर निकल गया तो क्या मिलेगा, 1 प्लस cos phi, 1 प्लस cos phi इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, 2 एंड 2I0, 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, इस पे वो क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आइडेंटिकल नहीं है, सिंपल है, तो ये 4 को भी हम निकाल सकते हैं और I0 cos स्क्वायर phi बाई 2 हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार हम लिंक लगाते हैं सिस्टमैटिकली तो हमें वो समझता है। गॉट इट? ओके, समझ में आया? थोड़ा स्लाइड को देखना चाहते हो आप, ओके, देख सकते हो थोड़ा सा, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। वैसे भी आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, इसको हम इनको YouTube पे शायद से डालेंगे, तो आपको उसकी लिंक मिलेंगी एक दिन के लिए। उसमें आप एक एक लेक्चर को अच्छे से देख सकते हो, ताकि ये तो चल ही रहा है ऑनलाइन, और आप YouTube पे भी उसको देख सकते हैं। ओके, चलो, तो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी को। ओके, तो लाइट अगर बोला और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाता है, तो वन ऑफ द मीडियम हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड अनदर मीडियम हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ऐसा अगर मैं बोलता हूं तो स्नेल्स लॉ आता है। तो मैंने वो स्नेल्स लॉ को इस फॉर्म में पूरा लिख दिया, एक ही लाइन में क्यों लिखा होगा? एक्चुअली स्नेल्स लॉ तो इतना ही है सर, स्नेल्स लॉ तो इतना ही है। ओके, आपने ये कहां से लाया? तो ये मैंने आपको इसलिए पूरा इक्वेशन यहाँ पे लगा के दे दिया, ताकि आप अगर इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर में एक क्वेश्चन 100% रहेगा। ओके, 100% रहेगा, इसलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। तो μ2 is the refractive index of denser medium, μ1 is the refractive index of rarer medium, this is the incident angle, this is the refractive angle, this is the velocity of light in a vacuum medium या फिर air medium, this is the velocity of light in a denser medium, this is the wavelength of light in a air medium, this is the wavelength of light in a denser medium। फ्रीक्वेंसी के साथ भी हम इसका रिलेशन ले सकते हैं, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। बी केयरफुल। ओके, तो आपको C इज इक्वल्स टू n लैम्डा, n इज द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा n1 अपॉन n बोल सकता हूं। ओके, देन ब्रिस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन का कंसेप्ट है। पोलराइजेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं कि पोलराइजेशन होता क्या है। ओके, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो कैसा होता है, लाइट है, लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। ओके, लाइट के जो फिनोमिनाज होते हैं कि नहीं, उस फिनोमिना को जैसा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी लाइट आया एक मीडियम से और उसी मीडियम में वापस गया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट एक मीडियम से आया और दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, लाइट एक मीडियम से आया दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, वो क्या बोल सकते हैं कि लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी हो सकता है। ओके, देन उसके बाद पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजेशन में हम देखते हैं पैरेलल जो होते हैं ना, पैरेलल,
उनको क्या करते हैं हम जाने देते हैं, और परपेंडिकुलर जो होते हैं ना उनको हम क्या करते हैं रोक देते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। ओके, उसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। उसी का यूज करते हुए ब्रिस्टोर्स ने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। आईपी इज द पोलराइजिंग एंगल। ब्रिस्टर्स का कहना था कि एक पर्टिकुलर एंगल में अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो उसमें लाइट पोलराइज्ड होता है, उसमें लाइट पोलराइज्ड होता है, यानी कुछ लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करेगा, कुछ लाइट डेंसर मीडियम में जाएगा। लाइट इंसिडेंट हुआ, कुछ लाइट ऐसे ट्रैवल करेगा, कुछ लाइट ऐसे ट्रैवल करेगा। ये दोनों जो होते हैं ना वो पोलराइज्ड लाइट होता है, ऐसा ब्रिस्टोर्स ने प्रूव करके बताया। उसका रिलेशन उसने बताया था tan IP इज इक्वल्स टू IP इज इक्वल्स टू, IP इज द पोलराइजिंग एंगल, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक्चुअली ये होता क्या है, क्या दर्शाना चाह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताता है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी बताता है, कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। कैसे, क्या होता है, प्रॉपर्टी कैसे डिजाइन करेंगे, तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिजाइन करेंगे। लाइट जब ट्रैवल होता है वैक्यूम मीडियम में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब डेफिनेशन हम देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। देखो ये μ2 is the ratio of velocity, है ratio of velocity। refractive index is the ratio of velocity in a vacuum medium to the medium, vacuum medium to the medium। अब vacuum medium से मीडियम का जो रेशियो रहेगा वेलोसिटी का, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट। अब इसमें क्या होता है, सिंपली हम उसको समझने की जब कोशिश करते हैं तब हमें यह दिखता है कि एक्चुअली जब लाइट ट्रेवल करता है ना तब एयर मीडियम से, हम हमारे यहाँ थोड़ी ना वैक्यूम है, वो तो स्पेस में वैक्यूम मीडियम है, हमारे यहाँ तो क्या मीडियम है, एयर मीडियम हैविंग पार्टिकल्स। ओके, जब लाइट इन पार्टिकल्स से ट्रैवल करता है तो रेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि उसकी एयर के अंदर की वेलोसिटी लाइट की वैक्यूम के मीडियम से इक्वल है, जबकि होती नहीं है, हमने कंसीडर किया इक्वल होती है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गॉट इट। जब लाइट एयर मीडियम से ट्रैवल करता है एंड जब वो डेंसर मीडियम में जाता है, तो लाइट जब एयर मीडियम से ट्रैवल करता है उसकी वेलोसिटी हमने बोले थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको भूलना नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। गॉट इट, इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको भूलना नहीं, इसका बहुत काम होता है। क्योंकि JEE या MST/CT में वो क्या कंसीडर करते हैं पता है आपको, पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है करके, इसलिए इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसको आप भूलना नहीं। ओके, तो जब वो डेंसर मीडियम में जाता है ना लाइट, तो लाइट जब जाता है तो उसको पार्टिकल्स मिलते हैं डेंस। ओके, उससे क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, वो कम हो जाती है। वो कंसेप्ट वैसी है, आप बाइक चला रहे हो हाईवेज पे, हम स्पीड में चला रहे हो 80 के स्पीड में, पूरा एकदम धूम करके, ओके 80 के स्पीड से चला रहे हो, और अचानक से कोई सिटी आ गई तो आप 80 की स्पीड से बाइक चलाते हो क्या? अगर चलाते होंगे तो मत चलाइएगा। ओके, आपकी स्पीड कम हो जाती है, डेंस एरिया आया तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। उसी हिसाब से क्या होता है कि जैसा ही लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम हुई लाइट की वेलोसिटी, क्या हुई, कम हुई डेंसर मीडियम में। कितनी कम हुई ये दर्शाने का काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है। समझ में आया? कितनी कम हुई ये दर्शाने का काम कौन करता है पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है। तो इसलिए देखो जब लाइट ग्लास में जाता है ना तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, 3 और 1.5 तो हाफ हो जाए, इसका मतलब लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर में हाफ हो जाती है। ओके, इससे हमें पता चलता है ये होता है कंसेप्चुअल थिंकिंग, इसलिए इस तरीके से हम थिंक कर सकते हैं। ओके, तो
देन tan IP इज इक्वल्स टू म्यू, अगर इधर आ गया तो म्यू होगा। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, शायद से ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए मैं लेके आया हूं, थोड़ा रिसर्च किया मैंने इसके ऊपर में। ऐसा कुछ नया पढ़े तो मजा, किताबी नॉलेज तो हम पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए मैं कुछ तो भी नया लेके आया हूं कि ग्लास में जो एंगल पोलराइजेशन होता है ना, वो होता है 57 डिग्री, और वाटर में पोलराइजिंग एंगल जो होता है ना वो 53 डिग्री पे होता है। ओके, पोलराइजिंग एंगल, इंसिडेंट एंगल, पोलराइजिंग एंगल वही होता है। ओके, एक नया कंसेप्ट जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नया कंसेप्ट जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर में MSTCT या JEE में पूछ सकता है। ओके, क्योंकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो MSTCT JEE पूछते हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं मालूम है कि ये एग्जाम CBSE वाले भी दे रहे हैं, ये एग्जाम स्टेट वाले भी दे रहे हैं, और बहुत सारी एजुकेशन के क्या बोलेंगे डिविजन्स है, वो उसके भी स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं। तो क्या होता है, वो जब फ्रेम करते हैं ना सिलेबस, सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं, सिर्फ स्टेट वालों को ही ध्यान में नहीं रखते हैं। JEE वाले तो बहुत ही हाई-फाई लेवल का सिलेबस रखते हैं, हमें तो पता भी नहीं रहता, ये तो पढ़े ही नहीं, अरे बाप रे ये कैसे आ गया, ये तो पढ़े ही नहीं हम, ऐसा होता है। इसलिए हर नॉलेज होना जरूरी है। तो ये जो इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, पता है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म की थिकनेस कितनी होती है, पता है आपको? नहीं पता? रुको रुको मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। इंटरफेरेंस की जो थिन फिल्म की जो थिकनेस होती है ना, वो होती है 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओ बाप रे, इतना, इतनी थी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कितना थिनेस्ट क्या बोलेंगे विड्थ कहाँ पे देखी है? थिनेस्ट विड्थ कहाँ पे देखी है? मैं बताऊं, आपने 10⁻⁻6 मीटर तक का विड्थ आप देखते हो, लेकिन कभी सोचा समझे ही नहीं। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ बताइए सर, डबल बताइए क्या बोल रहे हैं आप? आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो आप थिकनेस होती है ना, विड्थ थिकनेस, वो थिकनेस आपने अपने आंखों से देखी हुई है 10⁻⁻6 मीटर तक, यानी 10⁻, यानी 1 माइक्रोमीटर तक। क्या बात कर रहे हो सर, 1 माइक्रोमीटर तक हमने देखी है? कहाँ पे, कहाँ पे? माय डियर स्टूडेंट, अगर आप बुक लेके बैठे होंगे या कुछ कॉपी लेके बैठे होंगे ना, उस पेज का थिकनेस देखो, उस पेज का थिकनेस 10⁻⁻6 मीटर है। समझ में है? उस पेज का थिकनेस हम महसूस ही नहीं करते, हम उतना सोचते ही नहीं, हम बाकी दुनिया के बारे में सोचते रहे। सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें फिजिक्स तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है। समझ में आया? जबरदस्त। तो और इनके के साथ हम आगे बढ़ते, तो मैंने आपको एक नई चीज बताई कि आपके पेज की थिकनेस, जो पेज है उसकी 10⁻⁻6 मीटर होती है। थिन फिल्म की थिकनेस 5000 इंटू 10⁻10, उससे भी थिन। ओ माय गॉड, उससे भी थिन, उसमें इंटरफेरेंस सर, उससे थिन, वो भी आपने देखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये भी हमने देखा हुआ है, इतना थिन हमने देखा हुआ है। हाँ हाँ देखा हुआ है, उतनी थिन फिल्म आपने देखी हुई है। सोच में गिर गए कि नहीं? सोच में, हाँ गिर गए ना सोच में, क्यों? इससे भी थिन, यानी पेज तो हमें पता ही नहीं था, पता चल गया सर ठीक है हम कर, लेकिन 10⁻⁻10 मीटर तक का थिकनेस हमने देखा हुआ है, महसूस किया। या गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, आई डोंट नो, नहीं गिन सकते माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आपने महसूस। अच्छा, बबल्स उड़ाया आपने? बबल्स, वो ऐसा ऐसा हम सोप लगाते हैं, वो ऐसा करते हैं और फूक, ऐसा एकदम से एयर को विसल करते हैं तो ऐसा बबल निकलता है, उड़ते रहता है। अभी तो टेक्नो, हम तो छोटे थे तो ऐसे हाथ से ही रगड़ के करते थे, अभी तो ऐसा वो सोप सॉल्यूशन में डालो और फूक मारो, बबल्स ही बबल्स। पता है, उस बबल को पकड़ नहीं सकते, फूट जाएगा। ओके, फिर भी मैं बताता हूं, उस बबल को पकड़े, काटे
और उसको थोड़ा फ्लैट किए ना, उसकी थिकनेस कितनी है मालूम है? उसी को थिन फिल्म कहते हैं, उसी को थिन फिल्म कहते हैं। और उसकी थिकनेस होती है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। देखो आपने देखा है कि नहीं देखा है ना? कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है कि नहीं? वही इंटरफेरेंस उस थिन फिल्म में हम करेंगे। सर इसका फायदा क्या है? क्या बात कर रहे हो, थिन फिल्म के अंदर में हम इंटरफेरेंस करते हैं ना। कैमरा पता है आपको? कैमरा, अब मोबाइल का कैमरा मेरे लेक्चर होने के बाद करना है, तो अभी करना शुरू कर दूंगे तो लेक्चर वहीं पे रह जाएगा। आप मोबाइल का कैमरा लो, उसको थोड़ा सा इस तरीके से कैमरे को थोड़ा मोबाइल को ऐसा शेक करो, आपको वहां पे कुछ तो भी चमकते हुए दिखेगा। कोई स्पेक्स पहनता है, स्पेक्स पहनने के बाद उस स्पेक्स पे जो कोटिंग होता है, वो बोलता है ना ऐसा कोटिंग हो, आप गए स्पेक्स ले लीजिए, जैसा मेरा स्पेक्स है उस पर कोटिंग होता है, तो स्पेक्स आप कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे के स्पेक्स में देखते हो तो आपको ग्रीन कलर, रेड कलर, लाइक दैट कलर्स दिखते हैं। पता है क्यों दिखते हैं? वो क्या है पता है? थिन फिल्म माउंट की हुई है कैमरे के ऊपर में, थिन फिल्म माउंट की है विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरफेरेंस। ये है इंटरफेरेंस, विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए, अच्छी क्वालिटी जनरेट करने के लिए, पिक्चर क्वालिटी, उसके लिए थिन फिल्म माउंट की जाती है। और उसका इक्वेशन जो डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 म्यू डी is equals to and lambda. Here d is the thickness, mu is the refractive index, and lambda for constructive interference, for destructive twice n plus 1 lambda by 2. यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, मैं आगे लेके जाता हूँ, बस आप इसको ध्यान में रखना। twice n plus 1 lambda by 2 को ध्यान में रखना, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आने वाला है। ओके, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आप बोलोगे सर गलत हो गया, यहाँ पे माइनस चाहिए था, बराबर है, क्या चाहिए था? माइनस चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल एक नया कंसेप्ट जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट, जो आपके 12th के बुक में नहीं है लेकिन 11th में है क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। मैं आपको बता दूं वो कहां पे, जो मेरा रिसर्च बोलता है वो बोलता है क्रिटिकल एंगल आपको आया था माय डियर स्टूडेंट, वो था आपके फाइबर ऑप्टिक्स नाम के टॉपिक के अंदर में 11th स्टैंडर्ड के बुक में। स्नेल्स लॉ है क्रिटिकल एंगल में। बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी होती है माय डियर स्टूडेंट, नॉर्मली लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। नॉर्मली लाइट, मैं पूरा उसको डायग्रामेटिकली करने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम टाइम बॉन्डिंग में कर नहीं पाया, लेकिन मैं आपको इमेजिनेशन से पूरा लेके चलता हूँ, आप बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और क्रिटिकल एंगल ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। और फाइबर ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। आज आपको इंटरनेट की स्पीड जो दिख रही है 4G के इसमें या 5G की इसमें आने वाली है, वो ओनली बिकॉज ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स है। ओके, तो फाइबर ऑप्टिक्स में आप अपना बहुत अच्छा करियर कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो फाइबर ऑप्टिक्स, और आज की क्या बोल सकते हैं हम, आज की नीड भी है फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स में एक कंसेप्ट यूज होता है क्रिटिकल। हम नॉर्मल देखते हैं ना, तो लाइट क्या होता है, ऐसा डेंसर मीडियम से लेकर रेयर मीडियम में एंटर करता है, बराबर है कि नहीं? तो डेंस एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं μ2, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं μ1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं μ2। फिर स्नेल्स लॉ कहां से आई कहां पे गई, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो कंफ्यूजन नहीं करने का, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं करने का। मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ ध्यान में रखने की। ओके, कहां से आई कहां पे गई? रेयर मीडियम से आई, डेंसर मीडियम में गई, गॉट इट? डेंसर मीडियम हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एयर मीडियम में हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, गॉट इट? इसलिए μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r, ऐसा हमारा इक्वेशन बनता है स्नेल्स लॉ का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, देखो मैंने लिखा है μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम, अरे यहाँ पे μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। μ1 यहाँ पे μ1 चाहिए था शायद से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, μ2 हो गया। ओके,
यहाँ पे क्या हो गया, μ2 हो गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ अगर लगे हाथ, तो यहाँ पे मैं μ1 कर देता हूँ। ओके चलो हो गया, μ1 भी हो गया। ओके देन मैंने लगे हाथ कर डाला करेक्शन, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बाय द स्नेल्स लॉ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। उल्टा हुआ है, क्यों बोला है मालूम है आपको? क्योंकि क्रिटिकल एंगल कंसेप्ट समझने के लिए आपको डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट करनी होती है रेयरर मीडियम में। आपने लाइट कहां से इंसिडेंट की? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। और आपको पता है जब एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तब टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। जब लाइट एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है ना अवे द नॉर्मल बेंड होती है। तो हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट डेंसर मीडियम का हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे करते 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 सेम मीडियम में लाइट क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट होगी। उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल कहाँ पे मिलता है? एक ऐसा एंगल जो डेंसर मीडियम से गया, ये बाउंड्री है मीडियम की, ऊपर में एयर मीडियम, नीचे में डेंसर मीडियम, दिस इज द बाउंड्री। अगर आपको दिख रहा होगा सिस्टमैटिकली तो दिस इज द बाउंड्री, ऊपर में एयर मीडियम, नीचे में डेंसर मीडियम। जब लाइट मैंने इंसिडेंट किया तो लाइट उस बाउंड्री से ट्रैवल कर रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, आर 90 डिग्री हो जाएगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो मीडियम से ट्रैवल करे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ये वाला। ओके वो क्या बनेगा? 90 डिग्री, ये वाला एंगल। गॉट इट? तो वो 90 डिग्री जिस एंगल पे मिला, यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ, ये जो एंगल वाला नॉर्मल के साथ, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। और क्यों क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल का मतलब फिजिक्स में होता है मिनिमम, क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके थ्रेशोल्ड, ये जो मीनिंग है ना क्रिटिकल का मतलब बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्रिटिकल का मतलब होता है फिजिक्स में मिनिमम, वो मिनिमम बेंचमार्क जिसको हम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में बेंचमार्क। जैसा 12th स्टैंडर्ड में कोई भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए बेंचमार्क है 35, तो 35 इज द क्रिटिकल मार्क्स। उसके ऊपर जाए तो पास, उसके नीचे आया तो फेल, या उसके ऊपर रहा तो भी पास, दैट इज द क्रिटिकल मार्क्स। उसी को क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को समझते हो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? उस बाउंड्री पे ट्रैवल करेगा, दोनों मीडियम के बाउंड्री पे जब लाइट ट्रैवल करेगा तो जिस एंगल से वो लाइट इंसिडेंट हुआ था डेंसर मीडियम में, एक एंगल से लाइट इंसिडेंट हुआ था डेंसर मीडियम में, और ट्रैवल रेयरर मीडियम में करना चाहिए, लेकिन वो मीडियम के दोनों मीडियम के बाउंड्री पे कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उससे ग्रेटर दैन एंगल में अगर मैंने लाइट को, उससे ग्रेटर दैन एंगल में अगर मैंने लाइट को इंसिडेंट किया डेंसर मीडियम से, तो लाइट डेंसर मीडियम में ही ट्रैवल करेगा, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए क्रिटिकल एंगल पता होना बहुत जरूरी है। तो लाइट ट्रैवल कहां से हुआ? डेंसर मीडियम से, इसलिए नीचे आया डेंसर मीडियम। देखो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आता था, जहां पे जा रही है वहां पे ऊपर आता था, इसलिए इसको मैंने बदल दिया। क्रिटिकल एंगल में R इज 90 डिग्री, I इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज क्रिटिकल एंगल मैं बोलता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ तो μ2 की वैल्यू जो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1/μ। अब इसको μ1 को मैं μ बोलता हूँ। ये sin 91 होता है, तो sin IC इज 1/μ, यानी μ इज 1/sin IC। दिस इज द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इसको ध्यान में रखना। इसके ऊपर में एक क्वेश्चन रह सकता है क्रिटिकल एंगल पे, जैसा कि मैंने भी एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्रिटिकल एंगल की ये कंडीशन ध्यान में रखना, sin IC इज 1/μ होता है। ओके 1/μ, μ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, μ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, IC इज द एंगल क्रिटिकल एंगल, sin IC इज 1/μ। इसी को करके ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। गॉट इट? ये पूरा कंसेप्ट था क्रिटिकल एंगल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में क्वेश्चन रह सकता है माय डियर स्टूडेंट। अब इंटरफेरेंस पे जाते हैं। इंटरफेरेंस आपको मालूम है, दो वेव्स आई, एक में आपस में मिल गई, सुपर इम्पोज हो गई। सुपर इम्पोज होते वक्त क्या होती है कि इन फेज हो सकती है, आउट ऑफ फेज हो सकती है।
ओके, इन फेज या उसमें आपने बोला कि उसका डिस्प्लेसमेंट एनहांस हो सकता है या कैंसल हो सकता है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। डिस्टेंस जो क्या बोलेंगे, एवरेज डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या तो एनहांस होगा या तो बढ़ेगा या तो क्या होगा, कैंसल आउट होगा, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। जब वो एनहांस होता है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, लाइट इंटरफेयर हो रहा है और क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा यानी एडिशन हुआ, यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी इसका मतलब है ब्राइट मिला, ब्राइट एकदम लाइट दिख रहा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, माय डियर स्टूडेंट, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट गो कंफ्यूज कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे ध्यान में रखेंगे, कम होता है या बढ़ता है, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे ध्यान में रखेंगे। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट होना, मिलना, कंस्ट्रक्शन बनना, मिलना, कंस्ट्रक्टिव यानी कुछ तो भी मिल रहा है, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो व्हेन वेव्स मीट एट अ पॉइंट विद द सेम फेज, फेज सेम होता, दोनों का फेज क्या होगा, सेम, यानी एक वेव इसको बोलते हैं फेज। देखो मैं बोल रहा हूं एक क्रिस्ट और एक होता है ट्रफ, ये क्रिस्ट इज कोइंसाइड विद द क्रिस्ट, उसको बोलते हैं फेज, उसको क्या बोलते हैं, फेज। क्रिस्ट इज कोइंसाइड विद द क्रिस्ट, ट्रफ इज कोइंसाइड विद द ट्रफ, तब जाके हमें मिलता है सेम फेज, इन अ फेज इसको बोलते, जिससे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी हमें क्या मिलता है वहां पे, मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी क्या मिलता है हमें वहां पे, मैक्सिमम लाइट यानी ब्राइट बैंड जिसको हम बोलते हैं, ब्राइट स्पॉट मिलता है। तो उसमें आपको ये चीजें समझनी है, फेज डिफरेंस 2n पार्ट, दिस इज द फेज डिफरेंस 2n पार्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। पाथ डिफरेंस ये भी ध्यान में रखा तो पाथ डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 2 पाई का वैल्यू लैम्बडा होता है, पाथ के फॉर्म में चाहिए। ओके, पाथ बताने का काम वेवलेंथ करता है, पाथ माने डिस्टेंस, फेज माने फेज, 2 पाई ये फेज हो गया, एक फेज, ओके ये एक फेज, ओके और एक फेज, दिस इज द पाई फेज, दिस इज द पाई फेज, 2 पाई फेज। ओके, ऐसे एक वेव कोइंसाइड हुई, ऐसे ये नंबर ऑफ वेव्स कोइंसाइड हो सकती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, n2 पाई, n नंबर ऑफ वेव। एक वेव क्या होती है, एक वेव यानी वेवलेंथ लैम्बडा यानी 2 पाई, उसका अगर एंगल के फेज दर्शाता है एंगल, और टोटल एंगल क्या होता है वेव का, 2 पाई होता है। और ऐसे n नंबर ऑफ वेव्स कोइंसाइड हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, 2n पाई। समझ में आया 2n पाई कैसे आया, पाथ डिफरेंस होता है 2 पाई के जगह हम लैम्बडा रख देंगे, तो डेल्टा एक्स डिनोट करते हैं n पाई, गॉट इट। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों को ऐड करेंगे ट्वाइस a, उस इक्वेशन को हम ध्यान में रखते हैं तो I1 स्क्वायर वगैरह 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 इस तरीके से हमें आएगा। कॉस स्क्वायर फाई, वो उसमें एंगल अगर हम पुट करते हैं 180, क्योंकि एंगल वहां पे 0 या 180 रहेगा, जब अगर हम एंगल पुट करते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 या 180 में 1, इसलिए यहाँ पे कॉस नहीं आया, हमारे प्रीवियस इक्वेशन में कॉस था। ओके, अगर इक्वल होती है तो कॉस स्क्वायर बराबर 4i0 काइंड ऑफ। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये शायद से आपने पढ़ी होंगी 12th स्टैंडर्ड में, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, शायद से पढ़ी होंगी, लेकिन इसके ऊपर में मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होती है 4i0। ओके, ये होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, गॉट इट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये जो चीजें है ना 2n पाई, n लैम्बडा, 4i0, ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मींस डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट का मतलब डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना, खत्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉय, यानी कुछ भी ना मिलना, यानी पूरा का पूरा डार्क, यानी काला अंधेरा, घना अंधेरा, अंधेरा उसको बोलते हैं डार्क। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डार्क, अंधेरा, घना अंधेरा, काला साया, उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क। ओके, तो कुछ ना मिलना यानी क्या होते हैं, वो आउट ऑफ फेज होते हैं, यानी अपोजिट फेज होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं इन द सेंस अपोजिट फेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब मिनिमम लाइट हमें वहां पे मिलती है, उसका जो एंगल फेज होता है वो ऑड मल्टीपल होता है, यानी ट्वाइस n -1। देखो मैंने बोला था ट्वाइस n वहां पे प्लस आया था, बोला था ना प्लस आया था, एक्चुअली यहाँ पे जो n का वैल्यू है ना,
अगर प्लस मैं लेता हूं तो n का वैल्यू 0 है, अगर मैं माइनस लेता हूं तो n का वैल्यू 1 है। हम प्लस भी ले, इसका मतलब क्या हो गया, मैं प्लस भी ले सकता हूं और माइनस भी ले सकता हूं। लेकिन जब मैं माइनस लूंगा यहाँ पे अगर मैं माइनस लूंगा तो वहां पे n का वैल्यू 1 है, कितना रहेगा 1। अगर मैं प्लस लूंगा यहाँ पे n का वैल्यू क्या रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा, यानी माइनस के वक्त n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, प्लस के वक्त n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज, कभी प्लस आता कभी माइनस आता, सर ये क्या लगा के रखा है, कभी प्लस कभी माइनस। भाई कुछ भी ले लो, प्लस ले लो या माइनस ले लो, कौन बोल रहा है। n का वैल्यू थोड़ा ध्यान में रखना, n का वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने 0 रख दिया तो -1 आएगा। पार्ट डिफरेंस डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, इतना सेंस तो आपको भी है मुझे भी है, इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू 0 नहीं आएगा, n का वैल्यू आएगा 1। यहाँ पे प्लस हो सकता है, n का वैल्यू क्या आएगा 1। यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस अगर हुआ तो n का वैल्यू क्या आएगा 0, यहाँ पे माइनस अगर हुआ तो n का वैल्यू क्या आएगा 1। सही उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा। ऑब्वियसली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो 0 होंगी, क्योंकि वो इन फेज है ही नहीं उस वक्त, मिनिमम यानी हमें इंटेंसिटी मिलेंगी नहीं, और वो जब हो जाएंगी 0। कैसे 0, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे बता ही रहा है। गॉट इट। इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझते हैं। यंग्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइट के ऊपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यंग्स पे ही, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की वो यंग्स पे सबसे ज्यादा होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो यंग्स में पार्ट डिफरेंस xd/d होता है, ओके, ये तो आपको पता होगा कैसे निकालना, वो आपने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, ओके, उसमें वो ये ऐसे फिर ये ऐसे निकाला था, है ना, लाइक दैट, वो डायग्राम के ऊपर से उसको कैलकुलेट करते गए थे। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू xd अपॉन अ कैपिटल D। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं दे रहा हूं ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में घुमा फिरा के वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसमें आपको पता चलेगा। बस ध्यान में रखिए, द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, इंटरफेरेंस जब होता है ना, डार्क ब्राइट ऐसे बैंड्स मिलते हैं, डार्क ब्राइट ऐसे बैंड्स मिलती है, वो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन एकमात्र ऐसा जरिया है इंजीनियरिंग जिसके अंदर में हम डार्क ब्राइट ब्रांड्स देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली आप उस फील्ड में आ सकते हैं। वैसे भी इंजीनियरिंग अपने आप में काफ़ी इनोवेटिव फील्ड है, थोड़ा सा मार्केट में वैल्यू उसका लोग उसको समझते नहीं है, इसलिए अदरवाइज इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसमें काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें आप कर सकते हो, और दुनिया को भी वही चाहिए, इतना आप ध्यान में रखो। आप अगर स्मार्ट हो तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो nth ब्राइट बैंड पे हमें मिलता है ये वाला, ब्राइट बोला, ब्राइट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव, हमें मिलता है ये वाला, यानी उसको क्या किया आपने, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन अ स्मॉल d, हियर कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, ये तो आपको पता है। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, जो है ना, जहां से हो जाते हैं, दो सोर्सेस होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस, लैम्डा इज द वेवलेंथ, n इज द 1 2 3 4 से वो स्टार्ट होता है। देन फॉर द डार्क के लिए यहाँ पे मैं पहले बोला, यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी लेते, बशर्ते आप n को कैसे लेते हो उस पर डिपेंड करता है। n अगर डार्क अगर यहाँ पे प्लस लेते हो तो n का वैल्यू हो जाएगा 0, और यहाँ पे अगर माइनस लेते हो तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। गॉट इट। उस हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो। द फ्रिंज विड्थ बीटा, उससे आप फ्रिंज विड्थ होता क्या, वो जो विड्थ होते हैं डार्क ब्राइट बैंड मिलती है, उसकी जो विड्थ होती है उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंजेस का मतलब होता है बैंड्स, फ्रिंजेस का मतलब होता है बैंड्स, ब्राइट बैंड्स, डार्क बैंड्स को ही हम फ्रिंज बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं, कोई बी से भी डिनोट करता है, कोई डब्ल्यू से भी डिनोट करता है, या फिर कोई कैपिटल एक्स से भी डिनोट करता है। कंफ्यूज नहीं होने का कुछ नहीं, फ्रिंज विड्थ बोला भले उसने एक्स बोला वो बीटा ही लेना, डब्ल्यू बोला है वो भी बीटा लेना, बीटा भी है। ओके, तो ये फ्रिंज विड्थ होती है डी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन अ स्मॉल डी। मैंने बताया ये चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ एक्स अपॉन अ डी या फिर लैम्डा अपॉन अ, एक्स का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे मिलता है लैम्डा अपॉन अ डी, क्योंकि डी गेट कैंसल, एन आ सकता है, देखिए एंगुलर फ्रिंज
फ्रिंज विड्थ लैम्डा अपॉन डी हम बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस पूरे यूनिट में अगर पढ़ना है तो ये स्लिट को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और एक फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन पे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो डायफ्रैक्शन पे आ गए। अब डायफ्रैक्शन फिनोमिना होता क्या है? डायफ्रैक्शन फिनोमिना होता क्या है? डायफ्रैक्शन क्या होता है नॉर्मली माय डियर स्टूडेंट, उसको समझने की कोशिश करें। डायफ्रैक्शन को फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन, देन फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, ऐसे दो टाइप्स हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे, आपको आता है मैं कंसीडर करता हूं। तो क्या होता है, जब स्लिट से लाइट निकलता है तब यहाँ पे आपको सेंटर पे स्पॉट मिलता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और साइड में क्या होता है, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। ये जो स्पॉट है जहाँ पे मैंने रखा हुआ है, जो पे लाइन भी, उसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। उसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट मिनिमा। तो ये जो एंगल बना ना, ये जो डायफ्रैक्शन लॉ से बना। डायफ्रैक्शन लॉ क्या बोलता है? 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। n लैम्डा आ गया, यहाँ पे a इधर जाएगा तो d जैसे 2a sin थीटा। लेकिन मैं अगर एक ही साइड लेता हूँ, ऊपर की ही साइड लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a, इसलिए 2a आया, इसलिए a ही लेते हैं एक ही मिनिमम के लिए। तो a sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, यानी sin थीटा n इज इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a। अगर पहले के लिए लेता हूं तो sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन a, दूसरे के लिए लेता हूं तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन a। ठीक है, सेकेंडरी मिनिमम एंड एंगुलर पोजीशन nth सेकेंडरी मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड होना चाहिए था शायद से, वो आता है इस तरीके से। गॉट इट? कॉपी पेस्ट की वजह से हो गया शायद। देन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, जो सेंट्रल मैक्सिमम है इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है वो होती है ट्वाइस है, इसलिए 2 यहाँ पे आया और ट्वाइस x के जगह आया लैम्डा डी लैम्डा अपॉन a, स्मॉल d बोला था हमने, बराबर है, विड्थ थी, बराबर है। तो यहाँ पे 2 इसलिए आया कि ये x और x 2x होता है, विड्थ w इज इक्वल टू 2x। f इज द फोकल लेंथ के फॉर्म में भी हम उसको ले सकते हैं, उसका वो यहाँ से यहाँ तक को हम फोकल लेंथ f बोलते हैं, तो लैम्डा की जगह d के जगह क्या आएगा? f आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, इस पे भी क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ये सिर्फ समझना है। ओके, होता माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा ही होगा आपने, d इक्वल्स टू, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ही दर्शाना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी मिनिमम सेपरेशन, ये डायफ्रैक्शन का पार्ट है। म्यू साइन अल्फा को Na न्यूमेरिकल एपर्चर भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखना। थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसी का रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, देन टेलीस्कोप के। तो ये 1.22 जो है न्यूमेरिकल एपर्चर के हिसाब से आता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 1.22 भूलना नहीं, उसी का रेसिप्रोकल होता है, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। तो टेलीस्कोप में एंगुलर सेपरेशन रहेगा, हमारे आईज को भी वो लेके पूछ सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको पूरा क्लियर होता है, पूरा पिक्चर क्लियर होता है माय डियर स्टूडेंट। ट्रांसमिशन क्या होता है, लाइट, ये जो है ना ये बाउंड्री है, इधर में एक मीडियम है, इधर में एक मीडियम है, ये दोनों अलग अलग मीडियम है, ऊपर में एक मीडियम है, नीचे में एक मीडियम है। ट्रांसमिशन का मतलब है लाइट सीधा चले जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन, एक मीडियम से उसी मीडियम में ट्रैवल करना, जैसा मैंने बताया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाना लेकिन टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होना, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। डायफ्रैक्शन में एक स्लिट के अंदर से लाइट इंसिडेंट होना और लाइट इस तरीके से स्कैटर्ड होना, उसको क्या बोलते हैं हम? डाइफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एब्जॉर्प्शन, लाइट कुछ ग्लास लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं, उसी को हम कुछ मायने में पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, कुछ मायने में बोल रहे। तो लाइट एब्जॉर्ब करना एक पर्टिकुलर थिन फिल्म के जरिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो ये जो वेव्स है यानी लाइट एब्जॉर्ब। स्कैटरिंग यानी इन ऑल डायरेक्शन लाइट क्या होगा? स्प्रेड होना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस,
एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी फिनोमिना है लाइट के। अगर ये फिनोमिना हमें नहीं समझते, अगर न्यूटन इसके ऊपर में स्टार्ट नहीं करता वर्क, हमें लाइट के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। और लाइट के ही माध्यम से हम स्पेस में भी काफी सारा रिसर्च करते हैं, ये आपको पता ही होगा। गॉट इट? ये हो गया टोटली थ्योरेटिकल। अब जाते हैं हम क्वेश्चंस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो हमने थ्योरी समझ ली। थ्योरी में हमने काफी सारी चीजें समझने की कोशिश की, काफी सारी चीजें हमने समझी भी होंगी या फिर नहीं भी समझी होंगी। तो ये सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप बस अपने आप को इनोवेटिव रखो। जब माइंड इनोवेटिव रहता है ना, तब बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें समझने का एक पैशन बन जाता है। अब जब पैशन जब बनता है तो काफी सारा नॉलेज बिल्डअप होता है। अब जब नॉलेज बिल्डअप होता है तो आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म, काफी सारी नॉलेज बिल्डअप करना, रिसर्च में जाना, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, ये सिर्फ प्रोवाइड करने का काम एकमात्र फील्ड करती है जो है इंजीनियरिंग। तो उसमें बहुत सारा डिस्कशन का पार्ट है, काफी सारी चीजें एग्री होंगे, काफी सारे लोग नहीं भी होंगे। इसमें मैं डिस्कशन करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन टाइम बाउंडिंग होने की वजह से मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन फेंक डाला आपके माइंड पे, उसको आप सर्च कीजिए। आपको आप सर्च कीजिए ना, आप खुद रिसर्चर हो, 12th साइंस के स्टूडेंट हो तो रिसर्चर होना चाहिए। तो क्वेश्चंस पे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आ गया, समझो। तो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इसको कैसे लर्न करूंगा। और ऐसे क्वेश्चंस दिखे लाइट के, वैसे भी क्वेश्चंस दिखे ना, तो वैसे भी माइंड में एक क्या बोलते हैं कि एक गिल्ट फील होती, ये क्वेश्चन आ गया, ये कॉस इनवर्स क्या आंसर होगा, क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे बहुत सारे आते। तो मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में आप सभी को बता चुका हूं, ऐसा करने का ना है। ओके, आप उसको क्या करो, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो समझ में आएगा। ओके, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो थोड़ा सा लगाओ लिंक, एंगल ऑफ इंसिडेंस इट ट्वाइस डबल हुआ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा सिंपल है, यानी एंगल ऐसा गया अंदर रिफ्रैक्शन हुआ। अच्छा सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, तो ये बहुत काफी सारा हमें दिया हुआ है। ओके, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं आगे बढ़ने से, क्योंकि ये इतना सारा दिखाना तो वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। साइन वाले जो आपके ऑप्शन है ना, वो वैसे ही कट जाएंगे। साइन वाले ऑप्शन वैसे ही, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके वैसे ही कट जाएंगे। ऑप्शन बचते हैं सिर्फ ये दो। अब कैसे, तो मैं आपको बताता हूं, स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन अ साइन आर। सर कैसे बात कर रहे हो, साइन आई अपॉन अ साइन आर, दो साइन, यहां पे है दो साइन, और आप बोल रहे हो आंसर आएगा कॉस में। सर आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस तरीके से सोचते मैं बता रहा हूं, इस तरीके से सोचते। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ट्वाइस है। ऑब्वियसली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गया तो हम क्या सोच सकते हैं, ये तो सोचने स्नेल्स लॉ ही सोचना है। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना है, 2r, आई कितना है 2r, बोला है ना उसने, डबल दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2r। साइन 2r क्या होता है, फॉर्मूला ना भाई ट्रिग्नोमेट्री में, 2 sin r इंटू कॉस आर, 2 sin r इंटू कॉस आर, साइन साइन गेट कैंसल, क्या बचा कॉस, इसलिए कॉस में आएगा। व्हाट इट, इसलिए क्या में आएगा, कॉस में आएगा। आंसर शायद से ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ वगैरह दिया हुआ है, तो ये 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आंसर हो सकता है, ऐसा मैं कंसीडर करता हूं। तो आगे बढ़ता हूं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये आया। ओके,
गिवन में क्या है, I इज इक्वल टू 2r है। ओके, रख दिया, फॉर्मूला आ गया, आया 2 sin r cos r, साइन साइन गेट कैंसिल। ओके, तो क्या बचेगा, ओ हो, r का वैल्यू है ये, हमारा आंसर आता है I इज इक्वल टू, क्योंकि I क्या है, डबल दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ना, ये I इज इक्वल टू 2r, और I पूछा है, R का वैल्यू हमने निकाल लिया, ओ हो, तो हमें क्या मिलेगा, 2 cos इनवर्स ऑफ म्यू अपॉन 2, यानी यहां पे ये आंसर करेक्ट आंसर है। समझ में आया? देखो, मैं जानबूझ के इस पे गया, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, क्योंकि हर ट्रिक्स सही आंसर पे लेके जाएंगे ऐसा नहीं होता है, हर ट्रिक सही आंसर पे लेके जाएंगे ऐसा नहीं होता है। कुछ पोर्शन कैलकुलेशन के लिए भी रखते हैं, जब तक पूरा कॉन्फिडेंस ना हो तब तक हिंट को यूज करके या ट्रिक को यूज करके आप सॉल्व ना करें। ओके, अभी क्या करोगे, आप एग्जाम में जाओगे और तुक्के लगाओगे, वापस आ जाओगे, पहली एग्जाम है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आगे भी फ्यूचर में ऐसी एग्जाम्स आने वाली है, तब तुक्के लगाओगे तो लाइफ तुक्का बन जाएंगी। ये एक प्रैक्टिस है, करो, इससे नॉलेज बिल्डअप होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितना ज्यादा लॉजिक बिल्डअप करोगे ना, उतना ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी लगता है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही होगा, तुक्का लगा दो, आया तो आया, नहीं आया, लिखना नहीं है या ज्यादा सोच के कुछ करना नहीं है, तो ऐसे ही कम हो गया। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम बहुत अच्छी है, नहीं, सबसे डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होती है। इसमें माइंड जितना ज्यादा लॉजिकल थिंक करेगा ना, उतना ही आप आंसर को पकड़ोगे, अदरवाइज आपको वो घुमा देगा, और अगर घुमा दिया तो आप गए, ध्यान में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊं आपको, आपके नॉलेज के लिए, जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है ना, वो एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होती है। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, देखो माइंड के साथ खेलना है। ये जो एग्जाम होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन वाले, वो माइंड के साथ खेलती है। जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है ना, वो सबसे इजी इसलिए बोला क्योंकि माइंड ही सेटअप हो जाता है, गलत अगर दिया तो मेरे मार्क्स कटेंगे, इसलिए आप बहुत प्रिकॉशन के साथ उसको सॉल्व करते हो, इसलिए वो इजी होती है। और जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, जैसे अभी एमएसटी सीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, उसमें क्या होता है मालूम है, प्रॉब्लम माइंड सेटअप हो जाता है, निगेटिव मार्किंग नहीं, तुक्का लगा दो, वो एग्जाम हार्ड हो जाती है। देखो, लॉजिक के साथ खेलो, माइंड के साथ खेलो। साइंस के स्टूडेंट हो आप, बहुत लॉजिकल होने चाहिए, बराबर है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट होने चाहिए। साइंस के स्टूडेंट हो माय डियर स्टूडेंट, अलग दिखते हैं साइंस के स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से, और साइंस का स्टूडेंट कोई भी फील्ड में एंट्री कर सकता है, ये एक चीज ध्यान में रखना, वी आर वर्सेटाइल पीपल। ओके, तो कैसे आया मैंने आपको बताया स्नेल्स लॉ, मैंने आपको कंफ्यूज किया था जानबूझ के, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू ये आया साइन आई अपॉन साइन आर, तो 2 cos r, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि साइन इनवर्स ऑफ 2, तो उससे आ जाएगा म्यू करके आ जाएगा करके, यहाँ पे r नहीं निकालना है आपको i निकालना है, इसलिए उस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। व्हाट इट, तो ये हो गया, आपको मैंने पूरे एंगल से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस तरह से हमें पहला ऑप्शन वहां पे दिखता है, एकदम सिंपल तरीका है, आप देख सकते हो कैसे सॉल्व किया, एक बार देख सकते हो, खुद को इसमें इन्वॉल्व करो, एकदम सिंपल है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना और ऐसा एकदम अजब गजब ऑप्शंस दिखते हैं ना, तो वैसे ही माइंड ये हो जाता है, अरे बाप रे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये तो पहले निकाल लो मन से, हर क्वेश्चन मुझे आता है ये समझो, हर क्वेश्चन का नॉलेज मुझे ये समझो, रीड केयरफुली, अभी से प्रैक्टिस करो, एमएसटी सीटी में नहीं होगी, आगे में बढ़ के इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, वो यूपीएससी रहे, एमपीएससी रहे, कोई भी गेट रहे, जेआरई रहे, टोफल रहे, रेलवेज के एग्जाम रहे, कुछ भी रहे, वो पूरी की पूरी, इवन प्यून की एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव बेस होती है,
ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, उसके लिए माइंड को बस कुछ नहीं करना होता है, माइंड को सेट करना होता है, लॉजिकली सोचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिखता है, ऐसा क्वेश्चन दिखा तो बहुत मजा आती है, हाँ अच्छा क्वेश्चन आ गया। ओके, व्हेन लाइट एंटर्स, ठीक है, वाटर फ्रॉम द वैक्यूम, लाइट एंटर्स वाटर फ्रॉम द वैक्यूम, यानी लाइट वैक्यूम से वाटर के अंदर में एंटर किया, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब मैंने बताया था वेलोसिटी के साथ रिलेशन, ये तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो कि वेवलेंथ लाइट की क्या हो सकती है। एक चीज कभी भी ध्यान में रखना है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ध्यान में रखना। फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम की कांस्टेंट होती है, एक रह गया था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो वैक्यूम मीडियम से लाइट वाटर मीडियम में गया, तो वैक्यूम मीडियम में वेलोसिटी है, वाटर मीडियम में वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से कम हो जाता है, और वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो वेवलेंथ भी कम हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस इज द राइट आंसर। इंक्रीज तो नहीं होगा, बिकम जीरो भी नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट भी नहीं होगा। इंक्रीज या डिक्रीज में ये दो ऑप्शंस रह सकते हैं, रिमेन कांस्टेंट कभी नहीं होता है, हाँ फ्रीक्वेंसी का पूछा रहता तो रिमेन कांस्टेंट होता था, बिकम जीरो, वेवलेंथ कभी जीरो नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाता है, ये भी ऑप्शन कट जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जब लाइट एंटर करता है वैक्यूम से वाटर में तो वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। समझाने की कोशिश की है डायरेक्ट, तो वेवलेंथ 1/μ या λ/μ, म्यू इज ग्रेटर देन 1, वाटर का जो म्यू होता है एयर मीडियम से ज्यादा होता है, इसका मतलब डिक्रीज होंगी, क्या होंगी, डिक्रीज। थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा हाई फाई लेवल पे सभी स्टूडेंट को समझना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आएगा डिक्रीजेस। क्या आएगा इसका आंसर, डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जैसे ही दिखता है ना, तो ये अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, यानी म्यू दिया हुआ है 4/3, म्यू क्या दिया हुआ है 4/3। इफ द डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन अ मीडियम यानी वीएम एंड ग्लास यानी वीजी, यानी डिफरेंसेस बोला है, बिटवीन बोला है, यानी वीएम माइनस वीजी, समझ में आया। इफ द डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन अ मीडियम एंड ग्लास इज 6.25 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, यानी वीएम माइनस वीजी दिया हुआ है। मैं स्टूडेंट जब हूँ, मैं स्टूडेंट जैसे जब पढ़ता हूँ ऐसा ही पढ़ना है, यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होंगे, तो वीएम निकालना। पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे वीजी, क्योंकि वीएम निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, वीजी। वीजी अगर निकालना है, वीजी का वैल्यू, क्योंकि वीएम निकालना है, वीएम माइनस वीजी इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो वीजी निकालना है, आया गिवन। वेलोसिटी ऑफ, मैं बोला ना वीजी निकालना, क्या होता है, वीजी इक्वल्स टू होता है वीएम/म्यू। ओके, तो मैं वीजी निकल गया ना, आप बोल रहे होंगे सर वीजी निकालना है, वो तो वीजी में वीएम आएगा ना, क्योंकि म्यू इज इक्वल्स टू वीएम/वीजी। वीएम इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, वीजी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम, और म्यू का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू वीएम/वीजी। मैं बोला म्यू इज इक्वल टू C1/C2, C1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम अपॉन डेंसर में, है ना, मैं बोला था, बोलते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे वीजी, सर उसमें तो वीएम आ गया, अब कैसे करेंगे, तो भाई इसमें पुट कर, ये वीजी का वैल्यू इसमें पुट कर दे, आंसर आता। देखो आया कि नहीं, मैंने पुट कर दिया, पुट कर दे तो आगे बढ़ता हूँ तो क्या मिलता है, ये वैल्यू क्या हो गया 6. ये इसको सॉल्व किया, म्यू क्या है 4/3, वैल्यूज रखी, ये 3 ऊपर जाएगा 3/4, 4 - 3 1/4, 1/4 है ना, 1/4 आएगा, 4 इधर चले जाएंगे तो वीएम का वैल्यू आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास। समझ में कैसे किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल था। क्या करना है तो Vg का वैल्यू निकालना था, मैंने बताया था आपको। क्या दिया हुआ है तो म्यू दिया है, और यहाँ पे बोला है Vm माइनस Vg, Vg का वैल्यू निकालो बोला मैंने आपको। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2.5, 1 पॉइंट ये। तो देखो 3 इंटू 10⁸ तो हो ही नहीं सकता, दिस इज द वैल्यू। ये तो ऑप्शन वैसे देखो कैसा होता है, जब भी कोई कुछ चीजें देता है ना, उसमें एक न एक ऑप्शन तो ऐसा होता है जो हमारे सेंस के बाहर का होता है, ये हमारे सेंस का बाहर का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, ग्लास के अंदर में जब जाता है लाइट तो इतना कम तो आ ही नहीं सकता। इन दोनों में वो हो सकता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाने की वजह से इन दोनों में वो आंसर हो सकता है। तो 2.5 हमारा आंसर था। कैसे किया? गिवन जो दिया था लिखा, फिर Vg इक्वल्स में बोलो ना, Vg निकालना पड़ेगा, Vm अपॉन म्यू इसमें पुट कर दो तो क्या मिलेगा, लाइक दैट Vm अपॉन म्यू। देन मैंने वैल्यूज पुट कर दी इसमें, ये आ गया, मैंने म्यू का वैल्यू पुट कर दिया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल तरीके से ये आया, इसको सॉल्व किया तो 2.5 into 10⁸ मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल है, दिखता बहुत बड़ा है लेकिन एकदम सिंपल है। पूछा क्या है, इसको थोड़ा कंसंट्रेट करो। टू ल्यूमिनस पॉइंट, ओके, सोर्स, ओके, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस आर एट 100 किलोमीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से 100 किलोमीटर दूर। ओके, ऑब्जर्वर और वो जो ल्यूमिनस सोर्स है उनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी वो कैपिटल डी दिया हुआ है, यानी क्या लार्जेस्ट डिस्टेंस हम बोलते हैं कैपिटल डी दिया हुआ। थोड़ा सा वो क्या होता है, ऑब्जर्वर ऐसे क्वेश्चन हम करते नहीं है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। JEE MST CT में पूछता है। JEE में जब पूछता है तो इसका ये मिडल का पोर्शन हो गया हार्डनेस का, या जो ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। JEE का ये हाईएस्ट लेवल हो गया, MST CT का ये हाईएस्ट लेवल हो गया। जब मैं इसकी बात करता हूं तो ल्यूमिनस पॉइंट है, सोर्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस आर एट 100 किलो, वो वैसी बात हो गई। हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, तारों को या चांद को देख रहे हैं, तो हमारे और वहां के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 100 किलोमीटर फ्रॉम एन ऑब्जर्वर। ओके, इफ द एपर्चर ऑफ आई, हमारे आई का एपर्चर 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर है। ओके, ये दिया हुआ, हमारे आंखों से देख रहे तो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप जैसा काम हो गया। देखो उसने एप्लीकेशन बेस्ड पूछा, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज ना, 500 नैनोमीटर, यानी ठीक है, ओके, यानी 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी टू सोर्सेज जस्ट सीन टू बी रिजॉल्व इज, तो जो सेपरेशन है ना, दो पॉइंट सोर्स के बीच का जो सेपरेशन है, हम अपने आंखों से रिजॉल्व करते हैं, जो रिजॉल्व रहता है हमारे आंखों में, रिजॉल्विंग पावर, हमारे आंखों का रिजॉल्विंग पावर हम निकाल सकते हैं, ये बताने का काम कर रहा है ये क्वेश्चन। आंसर इसमें मैं एकदम से तुक्का नहीं मार सकते, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो आप भी थोड़े से इंटरेस्ट मोड में गए होंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो ये आ गया, ठीक है। ये आंखें है मेरी, यहाँ पे दो सोर्स है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने बोला था d, दिस इज द एंगुलर सेपरेशन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a। ओके, ये मेरी आंख है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैं कहता हूँ रेलेन क्राइटेरिया, रेलेन का क्राइटेरिया बोलता है थीटा इज इक्वल्स टू, जो न्यूमेरिकल एपर्चर की बात किया था ना, न्यूमेरिकल एपर्चर वगैरह, तो मैं बोला 1.22 लैम्डा अपॉन d। ओके, देन where lambda of the light, then d is the diameter of the pupil of the eye, यानी ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा काला जो दिख रहा है वो हो गया स्मॉल डी ई। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यूज रख दिया, लैम्डा की वैल्यू और डी की वैल्यू बोला ना, हमें बोला ये आ गया, ठीक है। फिर हमें ये थीटा थोड़ी ना पूछा है, हमें ए पूछा है। क्या पूछा है हमें, ए। तो समझने की कोशिश करो, हमें क्या पूछा है, ए पूछा है हमें। तो 10 किलोमीटर डी, ये हो गया आपका स्मॉल डी, ये वेवलेंथ है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी पॉइंट सोर्सेज जस्ट सीन टू बी रिजॉल्व।
ओके, जैसे हमने देखा रिजॉल्व हो गया। ओके, अब अगर वो आते ना छोटे बच्चे खेलते रहते और आंखों को लगा के देखते तो उसमें बहुत बड़ी दिखते दूर 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 दूर, ऐसा नहीं, हमारे आंखों से जो दिखता है वो रिजॉल्व। ओके, तो उसमें ये दिया है तो हमें ये ए का वैल्यू निकालना है। ये डी दिया हुआ है, यहाँ का डिस्टेंस हमें दिया है, हमने पहले एंगुलर सेपरेशन निकाला। तो एंगुलर सेपरेशन टेलीस्कोप का देखो मैंने बताया था 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, बोला था डी थीटा, याद आया? माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप मैं बोला डी थीटा। ओके, ये हो गया एंगुलर सेपरेशन, तो वो पहले मैंने निकाल लिया, वो आ गया 2.44 × 10⁻⁴ रेडियन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लॉग का भी यूज कर सकते हो, लॉग टेबल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप अगर वो स्ट्रांग हो वो भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं। 2.5 और 500 तो वैसे भी कट होके कुछ तो भी मिलता होगा, और इधर में गया और ये 2.44। ओके, 2 का है तो 2.44 तो आएगा, रेडियन आएगा। अब थीटा इज इक्वल्स टू, ये एंगल जो है वो एंगल इज इक्वल्स टू ए अपॉन डी, एंगल इज इक्वल्स टू ए अपॉन डी। ओके, एंगल इज इक्वल्स टू ए अपॉन डी कैसे आए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द अपोजिट साइड, साइन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और ये जो हम देख रहे हैं जो एंगल है सेपरेशन, साइन का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट ए अपॉन हाइपोटेन्यूज डी, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा। लेकिन साइन कहाँ गया? हमारे आंखों का जो प्यूपिल है उसका जो क्या बोलेंगे, ये इतना है ना, ये एकदम से कम होता है। तो जब स्मॉल एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई नहीं होते हैं, ये आपको पता होगा, शायद से नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, एकदम स्मॉल एंगल के लिए नहीं होते। तो यहाँ पे साइन गायब हो जाएगा, ये मिलेगा। वैल्यूज रखो, हो गया a इक्वल्स टू d इंटू दिस, वैल्यू रखते तो 2.44 मीटर इज द राइट आंसर। तो ये अपने आप में काफी बेहतरीन और एप्लीकेशन बेस्ड था, तो आप दूर से ही निकाल सकते हो 2.44 मीटर है, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट पता होनी चाहिए, और आपसे वो डिस्टेंस कितना दूर है। तो सेपरेशन जो दो इमेजेस है उनके बीच का सेपरेशन, या दो सोर्स ऑफ लाइट है उनके बीच का सेपरेशन आप निकाल सकते हो, अपने यहाँ पे बैठे बैठे निकाल सकते हो। 2.44 मीटर है, गॉट इट? या दो तारों के बीच का डिस्टेंस भी आप अपने यहाँ पे बैठे बैठे निकाल सकते हो, लेकिन वो है कितने दूर ये आपको पता करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व किया। मैं वक्त ज्यादा लेता हूँ एकदम से, इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ कि आपको वो समझे कैसे सॉल्व किया हुआ है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इन एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब देखो मैं बोला ना एंग्स पे आएगा, मैंने हर एक पे चुन चुन के क्वेश्चन लिए जो ट्रिकी और ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेंगे, कुछ सिंपल भी क्वेश्चंस लिए हुए। इसमें निकालना क्या है ये नहीं समझता है, बहुत इजी, निकालना क्या है ये नहीं समझता, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया हुआ है। आप थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश करो। इन एंग्स एक्सपेरिमेंट स्लिट, in Young's double slit experiment, the slits are 3 mm apart. क्या है ये? This is the small d, 3 mm apart. ये हो गया small d, mm इसको मीटर में करते तो 3 × 10⁻³ मीटर। ये पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाना चाहिए। दो स्लिट एक में से दूर है, अपार्ट का मतलब दूर है, कितनी दूर है? 3 mm इतनी दूर है, तो स्मॉल d दिया हुआ है। The wavelength of light used is lambda दिया हुआ है, यानी 5000 × 10⁻10 मीटर। The distance between the slit and the screen, जो डिस्टेंस है ना स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 90 सेंटीमीटर। वो क्या है? 90 सेंटीमीटर। The fringe width in 9 mm is, कंफ्यूज कर डाला, कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी भी दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है, दी फ्रिंज विड्थ इन 9 mm इज। यहाँ पे हम क्या सोचते हैं? यहाँ पे हम सोचते हैं फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है 9 mm,
निकालना क्या है? तो निकालना क्या है, आपको ये 9 mm फ्रिंज विड्थ नहीं दिया है, ये स्मॉल एक्स दिया हुआ है 9 mm, यानी सेंटर से ऊपर हम जब जाते हैं तो सेंटर से ऊपर में जो बैंड मिला है वहां का डिस्टेंस है 9 mm, और वहां के जो बैंड मिला है उस बैंड की फ्रिंज विड्थ, उस बैंड की फ्रिंज विड्थ आपको निकालना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे क्वेश्चंस जानबूझ के दिए जाते हैं, इसका एकदम सिंपल आंसर है। फार्मूला रखेंगे बीटा का, फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ये एक्स का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए बोला तो एक्स का क्या काम, एक्स तो है ही नहीं फ्रिंज विड्थ में, क्योंकि W बोलो या बीटा बोलो या एक्स बोलो, मैं बोला था इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया है, लैम्डा भी दिया है, इज द वेवलेंथ, तो हमें डायरेक्ट बीटा निकल जाता है, इसका कोई काम नहीं है। और इसी ने इसको क्या किया, हमको कंफ्यूज कर डाला, क्योंकि यहां तक पढ़ते तक हमें बहुत मस्त लगता है। द फ्रिंज विड्थ इन 9 mm इज, तो सेंटर से जो ऊपर गए हम, तो सेंटर से 9 mm ऊपर जाने के बाद वहां पे जो बैंड मिली उसकी फ्रिंज विड्थ कितना, ये वो बोल रहा है। ओके, तो ये मैं गया इतना ऊपर, यहाँ का फ्रिंज विड्थ ये डी दिया है, ये स्मॉल डी दिया है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज द एक्स, और वो एक्स दिया है 9 mm, जिसका मुझे कोई काम क्या है, कैपिटल डी दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है, सभी को mm में कन्वर्ट कर डाला इन्होंने यहाँ पे, ये भी mm में, ये भी mm में, ये भी mm में। कोई एक यूनिट में हम ला सकते हैं, मीटर में लाओ या फिर सेंटीमीटर में लाओ या mm में लाओ, this is your choice. Okay, then is equals to d lambda upon a capital D, वैल्यूज पुट किया। ओके, d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू 900 mm, देन लैम्डा का वैल्यू 5 × 10⁻⁴, इसका वैल्यू 3, सॉल्व करेंगे, इधर में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गई 15, ये 3 बन जाएगा है ना, × 10⁻² mm, यानी 0.11 mm। या फिर mm में क्यों किया ये भी समझना है, तो हमें ऑप्शंस mm में इज 9 mm इज mm में ही दिए होंगे, तो हम mm में कर सकते हैं। तरीके से उसको क्या किया हुआ है उसने, एकदम सिंपल था, वैल्यूज पुट गेट द आंसर लाइक दैट। इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से ये आता, बस क्वेश्चन ही नहीं समझता, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया है बहुत इजी, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझता है, इसलिए मैंने आपको क्या किया, उस लेवल का क्वेश्चन आपके सामने रखा। एमएससी सीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। दिस इज द राइट आंसर, 0.15 mm इज द राइट आंसर। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इन फ्रिंज विड्थ, ओहो 0.4 mm यानी बीटा दिया हुआ है एकदम से। द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट, ओहो ओके, एंड थर्ड डार्क, अच्छा यहाँ पे दोनों कंडीशन यूज करना पड़ेगा, एक फिफ्थ ब्राइट का और एक थर्ड डार्क का, यानी कंस्ट्रक्टिव भी यूज करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव भी यूज करना पड़ेगा, ऑन द सेम साइड इज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों यूज करना पड़ेगा। हो मैंने बताया था आपको, उसका आंसर रहेगा 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, क्या आंसर रहेगा वो पता नहीं, तो मैंने आपको बताया था एक्स का फॉर्मूला याद रखना है ना, मैंने बताया था आपको एक्स का फॉर्मूला फॉर द ब्राइट बैंड एंड फॉर द डार्क बैंड। देखो यहाँ पे बोला है द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, मैं बोला था n1 लैम्डा डी अपॉन अ कैपिटल डी, n लैम्डा डी अपॉन अ कैपिटल डी था x का वैल्यू, मैंने बोला था ध्यान रखना, गोल भी किया था, ये ध्यान में रखना। और डार्क में ट्वाइस n -1 या ट्वाइस n +1 आएगा अपॉन 2, ओके ये ध्यान में रखना होता है। n का वैल्यू 5 है, क्यों 5 है, तो यहाँ पे बोला ना फिफ्थ ब्राइट बोला है, बीटा दिया है, फिफ्थ ब्राइट बोला, n का वैल्यू 5 हो गया तो हमने रख दिया, ये आया। फिर हम बोल जाएंगे डार्क पे जाएंगे, तो देखो मैंने बोला था ट्वाइस n -1 अपॉन 2, प्लस लो या माइनस लो, ठीक है, n का वैल्यू 3 है,
रख दूंगा तो ये हो जाएगा 5/2 लैम्डा डी अपॉन डी। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, एकदम सिंपल था ना। इन दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। देखो हो गया, डिफरेंस रख दिया, जो लैम्डा डी कैपिटल डी वो रहेगा ही, लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी बीटा होता है। ओके तो 2 ओके तो बीटा का वैल्यू 0.4 mm है, 0.4 mm रखूंगा तो 1 mm इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल था ना, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व किया, एकदम तरीके। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस तरीके का उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, x का वैल्यू ध्यान में रखना पड़ेगा, क्यों x ही यूज किया ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले जाते हैं प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम पे जाते हैं। उसने क्या बोला हमको? द डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क, यानी ये सेंटर है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फिफ्थ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा। जब मैं ऊपर जाता हूँ, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, लाइक दैट ऊपर जाता हूँ, तो मुझे पहले आएगा थर्ड डार्क, बाद में आएगा फिफ्थ ब्राइट। ओके इसलिए ऊपर से अब मैं माइनस जब करूंगा, डिफरेंस लूंगा तो फिफ्थ ब्राइट का ही लूंगा थर्ड डार्क से, क्योंकि थर्ड टू फिफ्थ लूंगा तो निगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि मैं गिनती इधर से जा रहा हूं। इसलिए ऊपर से लेके लार्जर माइनस लोअर, ऐसे ही हम माइनस करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ये थर्ड था, ये फिफ्थ था, तो दिस माइनस दिस, इनके बीच का गैप आपको निकालना। यानी यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, ऐसा हम बोलते हैं। x निकालना और फ्रिंज विड्थ ऑलरेडी दिया हुआ है 0.4 mm, डार्क का भी और ब्राइट का भी, दोनों का इक्वल फ्रिंज विड्थ है। आंसर क्या रहेगा इसके ऊपर में हमको क्या करना है? बोलना पड़ेगा। ओके तो मैंने लिया, मैंने ब्राइट को लिया, तो मैंने बोला, बताया था आपको कि ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका था, ये आपको ध्यान में ही रखना है। xn इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी। ये जो है ना लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी, ये बीटा है, यानी फ्रिंज विड्थ ही है, यानी बीटा का फॉर्मूला ध्यान में रखा तो x का भी आता है। बस इतना रखना है कि ब्राइट के लिए अलग है n1 और डार्क के लिए अलग है, तो ऐसे -1 अपॉन 2 ध्यान में रखना। n का वैल्यू 5 है क्योंकि फिफ्थ बोला, रखा, फिर उसके लिए लिखा तो ट्वाइस n -1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, n का वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पे रखता हूँ तो 6 -1 5/2 लैम्डा डी अपॉन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, माइनस करता हूँ तो ये बीटा हो गया है, बीटा का वैल्यू 0.4 पुट करता हूँ, 1 mm इज द राइट आंसर। इस तरीके से मुझे आंसर मिल सकता है अगर मैं उसको सिस्टमैटिक वे में, अब मैंने इसको बहुत आपको समझना चाहिए इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेके आया। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। फिफ्थ बोला है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 5 लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी, लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी की 0.4 डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ये है 0.4 पुट कर दिया तो कितना बन जाएगा वो 2, है ना, 5 है और 0.4 mm अगर मैं पुट कर, तो कैलकुलेशन करके वैल्यू साइड में निकाल दो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें पुट करके यहाँ पे 0.4 पुट करके उसकी वैल्यू दोनों को डिफरेंस ले लो तो आपको क्या मिलेगा 1 mm। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। पोलराइजिंग एंगल पे भी एक आध क्वेश्चन वो पूछ सकता है और पूछता भी है, क्वेश्चन भी आया, क्रिटिकल एंगल और पोलराइजिंग एंगल का मर्ज क्वेश्चन है। मैं बोला ये आया हुआ है एमएसटी सीटी में या जेडब्ल्यू में, ये आया हुआ है क्योंकि मैंने क्वेश्चन वही लिए जो एमएसटी सीटी और जेडब्ल्यू में पूछे गए हैं, ऐसे अपने आप से कुछ भी नेट से सर्च करके नहीं डाले, ये आए हुए क्वेश्चन है तो मैंने वही ध्यान में रखा, क्योंकि मेरा मानना ही ये है कि मैं वही चीज पढ़ाऊँ आपको जो आपके काम की है, और शॉर्ट पीरियड में अगर मुझे वो चीज पढ़ानी है तो मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट पे जाऊंगा। इंटरेस्ट काय में है मेरा? इंटरेस्ट मेरा है कि क्वेश्चन एमएसटी सीटी या जेडब्ल्यू में कैसे पूछता और उसको कैसे सॉल्व करना, तो मैंने वो पूरे टाइप के क्वेश्चंस 1 बाय 1 लेने की पूरी कोशिश की हुई है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके तो क्रिटिकल एंगल फॉर अ सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स ऑफ 0.6, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ। ओके पोलराइजिंग एंगल बोला, पोलराइजिंग एंगल में टैन है, पोलराइजिंग एंगल में क्या है? टैन है,
तो टैन का ही आएगा, साइन नहीं आएगा। ये वैसे भी कट कर गया, ठीक है। ये वैसे भी साइन इनवर्स भली, वो तो सिर्फ एक क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू। देखो मैं बोला आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू, तो ये आपको कंडीशन ही नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ। आपको कंडीशन ही नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि पोलराइजिंग एंगल में म्यू है, टैन इनवर्स ऑफ म्यू है ना। पोलराइजिंग एंगल में टैन इनवर्स ऑफ म्यू है कि नहीं है, टैन इनवर्स ऑफ म्यू है कि नहीं पोलराइजिंग एंगल में। उस तरीके से ये जो वैल्यू है तो हमें मिलता है क्रिटिकल एंगल आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। तो 1 अपॉन म्यू का वैल्यू है 0.6, बट इट ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करता हूं तो 1 अपॉन 0.6 का मैं बात करता हूं, 1 अपॉन 0.6 का बात करता हूं, तो ये आंसर रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 1 अपॉन 0.6 को सॉल्व करते हो 1.6667 आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6, तो साइन C इज इक्वल टू 0.6, तो बाय द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, तो म्यू का वैल्यू हो गया 1 अपॉन 6। मैं पहले ही बोला म्यू का वैल्यू क्या बनेगा, 1 अपॉन 0.6 बनेगा। समझ में आया कैसे आया ये चीज पर, इसलिए मैंने एक पूरी स्लाइड क्रिटिकल एंगल पे रखी हुई थी। पूरा क्रिटिकल एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। टाइम बाउंडरिंग थी इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वही मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसको आपको पकड़ना है आप, ठीक है। देन क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6, ये इधर चले आता है तो साइन C इज इक्वल टू 0.6, लेकिन बाय द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आई सी रखा था हमने, यहाँ पे उसने C लिया हुआ है, तो 1 अपॉन यानी हो जाएगा म्यू क्या हो जाएगा, साइन C 0.6 है तो 1 अपॉन 0.6। तो मैं अब पोलराइजिंग एंगल लूंगा, tan IP इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन दिस। आया साइन कहाँ आया, कहीं नहीं आया। साइन इनवर्स का ये जो इक्वेशन इसका यूज सिर्फ हमने म्यू निकालने के लिए किया, ऐसा आपको घुमा फिरा के वो पूछ सकता है, और उसका आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ 1.667। इस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है, सिंपल होता है, सिंपल तरीके से हम जा सकते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे कैसे किया, क्योंकि अपने आप में एक नया न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं फिर से उसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आप नहीं देखते, आप सॉल्व भी नहीं करते हो, जबकि ये आपके सिलेबस में सॉल्व करने के लिए आने चाहिए, लेकिन सॉल्व भी नहीं हम करते हैं। बट थोड़ा सा अलग ही मोड में जाता है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग है, JEE में बहुत ट्रिकी काइंड ऑफ पूछते हैं, हमें उस लेवल पे जाके पढ़ाया भी नहीं जाता, जबकि पढ़ाना चाहिए। आपको पढ़ाते होंगे शायद से, यही मैं कंसिडर करता हूँ। क्रिटिकल एंगल फॉर सर्टेन मीडियम इज, ये हो गया, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6, द पोलराइजिंग एंगल ऑफ 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू, मैंने बोला था 0.6 हो सकता है, यानी म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.6, तो आपको पोलराइजिंग एंगल निकालना है। तो साइन तो वैसे ही कट गया, मैंने पहले ही बोला था। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन अलग तरीके से समझे, डायरेक्ट भी आप ले सकते थे, यहाँ पे 1 अपॉन म्यू ऑलरेडी होता है, ऐसा फार्मूला हमने देखा हुआ है, मैं 3-4 फार्मूले लिए थे, लेकिन क्रिटिकल एंगल की कंडीशन ये है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। यहाँ पे C इज द क्रिटिकल एंगल बोला है, या IC भी बोल सकते हो, ओके। देन 1 अपॉन 0.6, क्योंकि साइन C 0.6 है, वैल्यूज पुट करेंगे क्रिटिकल एंगल में, इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और काफी सुलझा हुआ न्यूमेरिकल था, प्रॉब्लम था, और बेहतरीन प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो हम डायरेक्ट टिक कर देते, आगे निकल जाते। इसके लिए कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होती, इसको सॉल्व करना। इफ एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन वाटर, अगर एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाटर में परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, तो उसको हम सॉल्व करके देखो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मुझे 100% पता है, यही ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि वाटर में किया तो क्या होगा, तो फ्रिंज ही नहीं मिलेंगी, डार्क ब्राइट फ्रिंज ही नहीं मिलेंगी, तो ये ऑप्शन सॉल्व करते हैं। जबकि
बल्कि ये ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में ही वो ऑप्शन रहेगा। व्हाट इट, क्योंकि फ्रिंज विड्थ के बारे में बात की हुई है। फ्रिंज विड्थ में हम बोलते हैं बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन अ स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है, रिजिड है, दे नेवर चेंज, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हम काय में कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं, मीडियम ही बदल रहा है। अब मीडियम बताने का काम कौन कर रहा है वहां पे, तो लैम्डा कर रहा है। क्यों लैम्डा कर रहा है, क्योंकि लैम्डा का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ है। ऐसा सोचते हैं बेटा, ऐसा ही सोचना है, समझ में, ऐसा ही सोचना है, क्योंकि मुझे 100% मालूम है, क्योंकि मैं भी अगर 12th स्टैंडर्ड में रहता और अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं यही नो देयर विल बी नो फ्रिंजेस, ओके फ्रिंज, ऐसा मैं फ्रिंज यानी बैंड्स, डार्क ब्राइट बैंड्स नहीं मिलती, मैं भी यही क्वेश्चन करता। लेकिन अब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे वक्त मैं जब पढ़ा तब ना JEE था ना MST था, डायरेक्ट था BRC, हम रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसको BRC बोलते थे हम, वो भी अभी VNIT बन गया, ओके। तो वहां पे राउंड लगते थे इंजीनियरिंग के, वहां पे बम बम था इंजीनियरिंग का, और रात रात भर देखते थे, ओके। ये एक अपने आप में एक स्टोरी है, मैं स्टोरी बताने नहीं आया, मैं शिफ्ट करता हूँ। तो हमारे तक वक्त नहीं था तो उतना लॉजिकल पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन अभी लॉजिकल पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी वैसा है और पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम या आगे में कुछ भी पूरी सिस्टम कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, तो लॉजिकली पढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ओके। तो देयर विल बी नो फ्रिंजेस पे ही मैं क्लिक करता, आप भी करते शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा एंड एक्सपेरिमेंट पहले एयर मीडियम में था, उसको शिफ्ट किया हमने वाटर मीडियम, तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ इन द सेंस वहां पे लाइट की स्पीड चेंज हुई, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, वहां पे वेवलेंथ चेंज हुई। ये सारी चीजें अगर चेंज होती है तो फ्रिंज विड्थ के साथ ये कौन रिलेट करता है, देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन अ स्मॉल डी भी बदला नहीं, कैपिटल डी भी बदला नहीं, यानी बदलेगा कौन, सिर्फ लैम्डा। और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन का इसके साथ है, लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस इफ द वेवलेंथ इज इंक्रीजेस, refractive index decreases. If the refractive index is increases, wavelength is decreases. If the refractive index is decreases, water का refractive index decrease हुआ air medium से, means wavelength क्या हो जाएगी, सॉरी water का refractive index increase हुआ air के कंपैरिजन में, तो wavelength क्या हो जाएगी, decrease हो जाएंगी। अगर wavelength decrease हुई, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ रिलेशन। ये आंसर वहां पे आता है, सिंपल है, सिंपल थिंक करना है, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। एज यू नो बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लैम्डा। इसका मतलब बीटा फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये 1 और ये 2 बोलता हूं तो मुझे मिलता है बीटा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसका मतलब है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एयर, देयरफॉर फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीजेस। तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीजेस इज द राइट आंसर। मैंने पहले ट्रिक के फॉर्म में समझाया, बाद में इसको कैसे सॉल्व करते हैं वैसा समझा। जो आपको इजी लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन हर ट्रिक सही आंसर पे लेके जाएंगी ऐसा नहीं होता है। उसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन नेक्स्ट जाते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी इक्वल टू। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का क्या रिलेशन है ये आपको समझना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव है तो ये दो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए।
हो गए कि नहीं कट कर? ये वैसी ऑप्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव बोला, ये ऑप्शन डिस्ट्रक्टिव में आने चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन या ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये जो है दिस इज द फेज डिफरेंस, और हमें क्या पूछा है? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव, दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या होगा, सॉल्व कैसे करते हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू, एक्चुअली उसमें फेज डिफरेंस होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, या फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई डेल्टा फाई, ऐसा हो सकता है। ओके, देन इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा फाई 2 पाई एन है, डेल्टा फाई 2 पाई एन है, ये अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो 2 पाई गेट कैंसल, लैम्डा इधर चले गया तो क्या हो जाएगा? एन लैम्डा, यार एन का वैल्यू 0, तो मैंने पुट कर दिया तो डेल्टा एक्स हो जाएगा एन लैम्डा, यानी एन लैम्डा इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया? तो ये इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है। तो 2 पाई 2 एन पाई, ये मैं पहले ही बताता दिस इज नॉट अ पाथ डिफरेंस, दिस इज द फेज। और पाथ डिफरेंस बोला है, पाथ डिफरेंस का फेज डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है? वैसे भी डायरेक्ट लेते तो एन पाई डायरेक्ट ही आता, वैसे भी आप डायरेक्ट लेते तो एन पाई है ना डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस, यहाँ पे लेते पाथ डिफरेंस, यहाँ पे क्या होगा? ट्वाइस पाई की जगह लैम्डा, तो ये डायरेक्ट एन पाई आंसर आ सकता है। लेकिन सॉल्व कैसे करना, ये अगर आपको आइडिया है तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस एन पाई होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन ये आया कैसे? तो इस इक्वेशन से आता है, एकदम सिंपल है और एकदम सिंपल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है फेज डिफरेंस का, ये भूलना नहीं, ये आगे भी आपको बहुत बार आएगा और पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए और एंड कर देंगे हम। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन आपको कई काम भी होंगे, तो बस जल्दी से हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। ओके, round of a diffraction, oh yes, it's a very important pattern obtained with a single slit at normal distance. Okay incident, ठीक है, ये इतना हमने पढ़ा, कुछ ज्यादा नहीं समझा, हमको सिर्फ round of a diffraction समझा। मैं एज ए स्टूडेंट अगर हूँ तो मैं ऐसा ही सॉल्व करूंगा। एट द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम, एंगुलर पोजीशन मैंने डायफ्रैक्शन में आपको बताया था साइन थीटा इज इक्वल्स टू, बताया था कि नहीं बताया था? एन लैम्डा अपॉन ए, फर्स्ट बोला है लैम्डा अपॉन ए। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट फ्रॉम द अपोजिट एज ऑफ द स्लिट इज, फेज डिफरेंस बोला है, फेज डिफरेंस बोला है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें से कौन सा आएगा पहले हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। बता था, मैंने बोला था ना साइन थीटा, फर्स्ट बोला है रे बाबा, एन का वैल्यू 1 आएगा। देन फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? मैं बोला था फेज डिफरेंस पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ओके, देन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स एन लैम्डा होता है। यहाँ पे मैं एन लैम्डा पुट करूंगा तो एन इक्वल्स टू 1 है, लैम्डा पुट कर दूंगा 2 पाई मिलेगा, क्या मिलेगा? 2 पाई मिलने के बाद आंसर क्या आएगा? 5 is equals to 2 pi is the right answer. 5 is equals to 2 pi is the right answer. ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था, अदरवाइज आंसर क्या है? 5 is equals to 2 pi is the right answer. Got it? आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है, ये भी फेज डिफरेंस पे ही है। ये एमएसटीसीडी में पूछा गया है 10 पाई फेज डिफरेंस, यानी फेज डिफरेंस कितना है? 10 पाई, पार्ट डिफरेंस कितना? 10 पाई रखो इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ओके, तो 50 आना चाहिए, 50 रहेंगे क्योंकि 2 50। ओके, यस यस, समझ गया। वैसा ही करना है, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही है। देखो फॉर्मूला है पार्ट डिफरेंस, ओके मैंने रखा 100 पाई, देखो पार्ट उल्टा कर दिया, पाई पाई गेट कैंसल, ये हो गया, यानी 50 पाई इज द राइट। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो ये भी एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फिफ्थ डार्क फ्रिंज इज फॉर्म अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट, स्लिट के एक साइड में दिखा होगा, अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट, उधर हो सकता है या इधर हो सकता है। गॉट इट? वन ऑफ द स्लिट यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, इतना ध्यान रखना।
द वेवलेंथ ऑफ द, देखो ट्रिक पता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो ये डिस्टेंस हाफ हो गया, वन ऑफ द बोला ना, तो ये एक साइड में इधर भी हो सकता है, ये टोटल डी, यहाँ से यहाँ तक सोर्स का कैपिटल डी, ये यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई टू, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी बाई टू, इसलिए ये डायग्राम एक्सप्लेन क्यों है, एक्स का वैल्यू क्या हो गया डी बाई टू, मैं पहले ही बताया था। डायरेक्ट आंसर देखो, ये मेरा फॉर्मूला है, ये डार्क फ्रिंज के लिए, ये पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस एम माइनस वन लैम्डा बाई टू, एम भी ले सकते हैं एम भी ले सकते हैं। ओके, डार्क फ्रिंज के लिए ये सेम रहेगा, डार्क या ब्राइट, एम का वैल्यू 5, डी एक्स का वैल्यू ये हाफ हाफ रख दिया, क्या आया लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 9d इज द राइट आंसर। तो जानबूझ के मैंने लिया था, ताकि वहां पे मैंने पहले ही बताया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो मैं अपोज बोला तो मैंने पहले बताया एक्स का वैल्यू लैम्डा डी बाई टू रहेगा, फिफ्थ है तो एम का वैल्यू या एन का वैल्यू 5 है, सिंपल है, 5 है तो आंसर में 5 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। हमारा आंसर था ये 9, ये वाला आंसर था हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऐसे किया ये आया हमारा आंसर। ओके गॉट इट, डार्क बोला करके ये कंडीशन हमने ली। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू ये वाला डार्क के लिए, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है वो मैंने लिया, पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लो या कंस्ट्रक्टिव लो, एक्स डी बाई कैपिटल डी ही रहेगा, उसी हिसाब से। ये आया नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इन एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी दिया है आर, देखो इंटेंसिटी पे क्वेश्चन नहीं दिया था, इसलिए मैं इंटेंसिटी पे क्वेश्चन लिया हुआ है, 5 मिनट्स में हमारा कंक्लूड हो जाएगा। तो इंटेंसिटी दिया हुआ है 1/4, यानी आई दिया 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी क्या इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी से 1/4 है, यानी आई मैक्स दिया है I upon a 4, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट इज, तो एंगल निकालना है, तो वही फॉर्मूला हमारा क्या, I इज इक्वल्स टू दिया है आई मैक्स अपॉन अ 4 बोला है, वो दिया है 1/4, यानी आई मैक्स से 1/4 है उसकी इंटेंसिटी, तो ये हमारा फॉर्मूला आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2, ये मैंने पहले ही बताया था। देन अब ये जो है आई मैक्स, आई क्या है आई मैक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, आई का वैल्यू इज इक्वल्स टू आई मैक्स cos स्क्वायर बाय ये आया, यहाँ पे मैंने आई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आई मैक्स अपॉन 4, आई मैक्स जैसा का वैसा, आई मैक्स गेट कैंसल, हमें मिलेगा cos स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं या स्क्वायर रूट हम लेते हैं, cos 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी 5/2 इज इक्वल्स टू 5/3, 1/2 का मतलब cos इनवर्स ऑफ 1/2 यानी 5/3, यानी 180/3, यानी क्या होता है 180/3 60 डिग्री, यानी साइन 60 1/2 होता है। ओके, इससे हमें मिलता है 5, इससे हमें क्या मिलता है 5 क्यों निकाला, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला 2π/λ डेल्टा 5 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, 5 की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं तो मुझे मिलता है λ/3, यहाँ पे 2π/3 रखूंगा, 2π गेट कैंसल, लैम्डा इधर चले जाएगा तो λ/3 मिलेगा। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन बोला है उसने, क्या बोला है उसने, एंगुलर सेपरेशन, तो यहाँ पे हम पुट कर देते, तो मैं पहले ही बताया था sin थीटा इज इक्वल्स टू λ/d, ओके, तो ये आया 3d, देन थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ λ/3d, गॉट इट। क्योंकि अब ये बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो मैं पहले ही बताया था sin थीटा इज इक्वल्स टू λ/a, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिया हमने λ/3, λ/3d इज द राइट। इस तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। एक बार आप देख सकते हो, सिस्टमैटिकली वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, तो आपको डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, गॉट इट। तो इस फॉर्मूले से हमें मिलता है, हमें निकालना है साइन थीटा, यानी थीटा निकालना है, तो हमें मिलता है dx/d, dx की वैल्यू λ/3d, इस तरीके से ये आंसर यहाँ पे आएगा। मुझे एंगुलर सेपरेशन पूछा था, एंगुलर सेपरेशन देखते वक्त मैंने पहले ही बताया हुआ था, ओके। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल्स टू λ/a, यहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल्स टू d sin थीटा, ओके। इस तरीके से इसको मैं सॉल्व करूंगा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन
द डिस्टेंस, ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क एंड द ब्राइट बैंड, फर्स्ट डार्क एंड द ब्राइट बैंड, फर्स्ट डार्क एंड ब्राइट बैंड, ऐसा है वो। हो इन एंड्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ बैंड विड्थ बीटा इज, हो यानी पहला डार्क एक्स डिस्टेंस बोला है ना, एक्स, इस टाइप का प्रॉब्लम हमने लिया हुआ है, बराबर। दूसरा ब्राइट यानी n का वैल्यू 1 रहेगा, तो मैंने इस टाइप का प्रॉब्लम लिया है, मैं पहले बोला x का n का वैल्यू 1 रहेगा, ये लिया हुआ है, सेम रिपीट हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो देखो फॉर्मूला लिया हुआ है, फिर उससे ये आया, n का ये आया, दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या होता है, डी, ये आंसर आएगा, गॉट, यानी b/2 इज द राइट आंसर। सिंपल है, इस टाइप का प्रॉब्लम लिया हुआ है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ब्राउन ऑपर डायफ्रैक्शन पे, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया क्या, वेवलेंथ दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, देन सेकेंडरी मैक्सिमम, द डायरेक्शन थीटा ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज गिवन बाय, सिंपल, एकदम सिंपल है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम मैं बोला था, साइन थीटा लैम्डा अपॉन डी, एंगुलर सेपरेशन पे यही जगह, ये पूरा ब्रैग्स लॉ है, एन लैम्डा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए 3 λ/2, सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए 3 λ/2 रहेगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल रहता है, मैं पहले ही बोला था, ठीक है। देन हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं, ए इधर आ जाएगा 1/a, लेकिन ए का वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ओहो यहाँ पे 36 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे सिर्फ 3 λ/2 चाहिए, ओके। देन तो हमें बचा क्या, तो 3/2 साइन लैम्डा लैम्डा गेट कैंसल, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, 3/2 साइन 30 यानी 3/4, यानी थीटा डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, थोड़े से ट्रिकी है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आपको में सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको एक चीज पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, वो